हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है अपने चैनल पर। गाइस, शुरू करते हैं आगे की स्टोरी को। लेट्स स्टार्ट। 11 रागिनी जी और तन्वी का मॉल से ब्लैकलिस्ट होना। तन्वी ने माफी मांग ली और फिर झूठी मासूमियत लाते हुए बोली, मिस राणा मुझे माफ कर दें, मुझे नहीं पता था ये मॉल आपका है। वहीं उसकी बात सुनकर आयशा बोली, मतलब अगर ये मॉल मेरा नहीं होता तो तुम मेरे साथ बदतमीजी करती। तन्वी सकपका गई और बोली, नहीं, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। मगर आयशा ने उसे अपना हाथ दिखाकर रोक दिया और मैनेजर से बोली, इन्हें और इन दोनों माँ बेटी को मॉल से ब्लैक लिस्ट कर दो और ऐसा करो हमारे सभी ब्रांच को ये इन्फॉर्म किया जाए। ऐसी बदतमीजी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इनको हर ब्रांच से बैन कर दो। इतना बोलकर वो वहां से गार्ड्स के साथ निकल गई। वहीं वो दोनों माँ बेटी बस देखते ही रह गए। उन्हें काफी इंसल्टिंग फील हुआ, मगर दोनों ने जितना कुछ खरीदा था सब चीजों को वापस कर दिया और दोनों वहां से चले गए। उन दोनों को आज से पहले इतना इंसल्टिंग फील कभी नहीं हुआ। उन दोनों के जाने बाद सब उनके बारे में बातें करने लगे। दोनों गानगाई में बैठ गए। तन्वी को आयशा पर बेहद गुस्सा आ रहा था, मगर वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। तभी रागिनी जी ने उसे डांटते हुए बोला, तुम में अक्ल है कि नहीं? तुम्हारी वजह से हमें आज कितनी बेइज्जती का सामना करना पड़ा। आज तक रागिनी जी ने कभी भी तन्वी को डांटा नहीं था, मगर आज उनके इस तरह डांटने से तन्वी को काफी बुरा लगा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वहीं रागिनी जी ने जब तन्वी को रोता हुआ देखा तो वो थोड़ा सा गिल्टी फील करने लगी और उन्होंने तन्वी को अपने सीने से लगाया और उससे माफी मांग ली। वहीं तन्वी के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान खिल गई। रात का समय हॉस्टल में प्रिशा और आरवी कल के टेस्ट के बारे में बातें कर रहे थे। बातें सिर्फ आरवी कर रही थी और प्रिशा बस हाँ या ना जवाब दे रही थी। तभी प्रिशा बोली, इतना घबराने की जरूरत नहीं है, अपने माइंड को रेस्ट दो, सब ठीक होगा। आरवी को भी प्रिशा की बातें ठीक लगी। दोनों ने डिनर खत्म किया और अपने अपने रूम में चले गए। प्रिशा ने इंग्लिश के नोट्स खोल लिए और उनका रिवीजन करने लगी। इधर तन्वी ने मॉल में जो हुआ वो किसी को नहीं बताया क्योंकि उसे पता था प्रियांश कुछ दिनों से उससे ठीक से बात नहीं कर रहा और उसके डैड को पता चलेगा उसने आयशा राणा से मिसबिहेव किया तो वो उसे पक्का डांटेंगे, क्योंकि तन्वी के गलत करने पर रोहन जी उसे पनिशमेंट देते थे और रागिनी जी या कोई भी कुछ नहीं कर पाता था। रागिनी जी और तन्वी ने दूसरे मॉल से शॉपिंग कर ली थी, क्योंकि अगर वो खाली हाथ घर जाते तो उनसे ढेर सारे सवाल पूछे जाते, जिसका जवाब देना उनके लिए काफी मुश्किल हो जाता। दोनों ने पानी पिया और अपने अपने कमरे में फ्रेश होने चले गए, क्योंकि डिनर का टाइम हो चुका था। थोड़ा ही देर बाद सबने डिनर किया। तभी रोहन जी बोले, तन्वी तुम्हारा कराटे कंपटीशन कब है? तो तन्वी बोली, अगले हफ्ते ही है डैड, आप लोग आएंगे ना मेरे कंपटीशन को देखने? तो रोहन जी बोले, बिल्कुल प्रिंसेस। ऐसे ही थोड़ा ही देर में सब लोगों ने डिनर कर लिया और अपने अपने कमरे में सोने चले गए। इधर प्रिशा ने भी थोड़ा ही बहुत पढ़ाई करने के बाद नाइट सूट पहना और सो गई। अगली सुबह प्रिशा ने उठकर शावर लिया और वो और आरवी नीचे नाश्ते के लिए चले गए। नाश्ता करने के बाद दोनों हॉस्टल रूम में आए और स्कूल ड्रेस पहनकर तैयार होकर नीचे बस का इंतजार करने लगे। तभी बस आए और दोनों उसमें बैठ गए। बस में सभी बच्चे पढ़ रहे थे। आज बहुत शांति थी, मगर प्रिशा ने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि वो एग्जाम से पहले कभी भी अपने माइंड को स्ट्रेस नहीं देती थी। थोड़ा ही देर बाद सभी लोग असेंबली में मौजूद थे। असेंबली होने के बाद सभी लोग क्लास में चले गए। क्लास में पहुंचकर सबकी अटेंडेंस ली गई और फिर टीचर बोली, तो क्लास कल टेस्ट के लिए बोला था, आप सब लोग रेडी हैं? तो सभी ने बेमन से अपना सिर हिला दिया। टीचर ने क्लास मॉनिटर को टेस्ट पेपर दिए, जो कि रिया शर्मा थी। वो भी बहुत इंटेलिजेंट थी। आज इंग्लिश का टेस्ट था। उसने सबको टेस्ट पेपर बांटे और सभी लोगों ने टेस्ट पेपर पढ़ना स्टार्ट किया। आरवी के चेहरे पर एक चमक आ गई। वहीं शनाया भी खुश नजर आ रही थी। पढ़ने में वो भी तेज थी, मगर उसमें बहुत घमंड था, इस वजह से सब लोग उससे दूर रहते थे। कुछ लोगों को छोड़कर सबने टेस्ट देना शुरू किया। 1 घंटे का टाइम दिया गया। प्रिशा ने आधे घंटे में ही अपना टेस्ट दे दिया और अपनी सीट पर उठ गई। सब उसे देखने लगे, मगर ज्यादा किसी ने ध्यान न देकर अपना टेस्ट देना जारी रखा। वहीं शनाया ने जब देखा प्रिशा ने टेस्ट दे दिया तो उसे जलन हुई, मगर फिर उसने सोचा उसने पूरा टेस्ट नहीं दिया होगा। लगभग 1 घंटे बाद बेल बजी और सभी से उनका टेस्ट पेपर ले लिया गया। किसी के चेहरे पर तो राहत थी, मगर बहुत बच्चों के चेहरे उतरे हुए थे। सबको थोड़ा ही देर का ब्रेक दिया गया, क्योंकि अगले हफ्ते ही कराटे प्रतियोगिता थी, इसलिए एक दिन में 2 टेस्ट देने का डिसाइड हुआ था। लगभग आधे घंटे के ब्रेक के बाद मैथ्स का टेस्ट था, जिससे काफी बच्चे डरे हुए थे।
ये टेस्ट के नंबर उनके एनुअल एग्जाम में जुड़ने वाले थे। मैथ्स में भी प्रिशा ने आधा घंटा ही लगाया, सब लोग उसे हैरानी से देखने लगे। मगर प्रिशा वहां टेस्ट पेपर जमा कर क्लास से बाहर चली गई। आरवी भी प्रिशा के उठने के 15 मिनट बाद उठ गई। जैसे ही आरवी बाहर आए, उसने प्रिशा को देखा जो बाहर एक बेंच में बैठी हुई थी। आरवी जाकर उसको साइड हक कर ली और बोली, थैंक यू प्रिशु, तेरे बताए गए आधे से ज्यादा सवाल टेस्ट में आए थे। तो प्रिशा बस मुस्कुरा दी। 1 घंटे बाद बेल बजी तो दोनों कैंटीन की तरफ चले गए, क्योंकि अभी लंच का टाइम हो चुका था। 12 कराटे कॉम्पिटिशन। प्रिशा और आरवी दोनों ने लंच किया और दोनों हॉस्टल की तरफ निकल गए। ऐसे ही रात हो गई। ऐसे ही सारे टेस्ट खत्म हो गए। आज उन लोगों का कराटे कॉम्पिटिशन था। काफी स्कूल के बच्चे आज डीएसपी स्कूल यानी प्रिशा के स्कूल में आए हुए थे। उन्हीं में से एक स्कूल था केवी स्कूल। इस स्कूल में ही तन्वी पढ़ती थी। तन्वी का पूरा परिवार आज उसका कॉम्पिटिशन देखने आया था। यहाँ तक कि दादा दादी और प्रिंस प्रियांश भी कॉम्पिटिशन देखने आए हुए थे। रागिनी जी सबके सामने तन्वी की तारीफ कर रही थी। सब रागिनी जी के घमंडी नेचर को जानते थे, इसलिए कोई ज्यादा रिएक्ट नहीं कर रहा था। वहीं तन्वी की कुछ दोस्त उसकी चापलूसी करते हुए बोली, तन्वी तुम बहुत सुंदर हो और पढ़ाई के साथ तुम कराटे में भी चैंपियन हो, देखना तुम ही जीतोगी। तो तन्वी के चेहरे पर एक घमंड भरी मुस्कान आ गई। कॉम्पिटिशन शुरू हो गया। तन्वी ने जितने भी उसके अपोनेंट थे, सबको बहुत बुरी तरीके से हराया। शनाया भी तन्वी से हार गई। इधर प्रिशा ने भी अपने सारे अपोनेंट को हराकर फाइनल में पहुंच गई। अब बाकी लोग कॉम्पिटिशन से बाहर हो चुके थे। अब सिर्फ तन्वी और प्रिशा का ही मैच होना था। मगर प्रिशा ने अपना नाम कॉम्पिटिशन खत्म होने के बाद बताने की रिक्वेस्ट की तो उसकी रिक्वेस्ट मान ली गई। तन्वी को खुद पर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस था कि वो इस बार भी आसानी से अपने अपोनेंट को हरा देगी। मगर वो इस बार गलत साबित होने वाला था। दोनों के बीच कॉम्पिटिशन शुरू हुआ। तन्वी पहले ही अटैक करने लगी, मगर प्रिशा ने ओनली डिफेंस किया, जिससे तन्वी बुरी तरह तक गई थी। जब तन्वी पूरी तरह थक गई तो प्रिशा ने उस पर अटैक करना स्टॉप कर दिया, जिससे कुछ ही देर में तन्वी प्रिशा से हार गई। तन्वी को प्रिशा पर बेहद गुस्सा आ रहा था। हालांकि उसे नहीं पता था कि उसकी अपोनेंट और कोई नहीं प्रिशा है, मगर फिर भी उसे ये मंजूर नहीं था कि कोई उससे अच्छा हो। इस बार तन्वी ने अपने फाइट में कुछ चेंजेस किए और प्रिशा को डिफेंस करने का मौका नहीं मिला और दूसरी बार तन्वी जीत गई, जिससे तन्वी के चेहरे पर घमंड उतर आया। वहीं रागिनी जी और प्रियांक के चेहरे पर भी सेम एक्सप्रेशन थे, मगर प्रियांश और प्रिंस दूसरी लड़की को देख रहे थे। दोनों को उससे एक अलग तरह का जुड़ाव महसूस हो रहा था। मगर दादाजी के चेहरे पर एक मुस्कान थी। वो एकटक सामने खंगाई लड़की को देख रहे थे, जिसका चेहरा अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था। तभी फाइनल और लास्ट राउंड की बारी आई गई। इस लास्ट राउंड में वो भी जीतेगा, वो कॉम्पिटिशन जीत जाएगा। वहीं तन्वी को भरोसा था वो इस बार भी जीत जाएगी, मगर उसका यही ओवर कॉन्फिडेंस उसे ले डूबने वाला था। आखिरी राउंड शुरू हो गया। इस बार प्रिशा ने डिफेंस करने के बजाय अटैक करना स्टार्ट किया। वो तन्वी को डिफेंस करने का मौका दिए बिना उस पर लगातार अटैक करने लगी। वहीं आखिरी 2 मिनट बचे थे और प्रिशा ने अभी भी अटैक करना नहीं रोका था। तभी 2 मिनट पूरे हुए और प्रिशा ने एक फ्लिप किक मारी, जिससे तन्वी नीचे गिर गई और ये कॉम्पिटिशन प्रिशा जीत गई। तभी रेफरी बोला, तो ये मैच जीता है मिस प्रिशा सिंघानिया ने। जैसे ही सबने ये नाम सुना, सिंघानिया फैमिली के आंखों के सामने प्रिशा का मासूम चेहरा आ गया, जिससे कुछ के चेहरे पर मुस्कान और दर्द तो कुछ के चेहरों पर नफरत उतर आई। सभी लोग काफी क्यूरियस थे कि आखिर ये लड़की कौन होगी। तभी प्रिशा ने अपना पहना मास्क उतार दिया, जिससे उसका खूबसूरत चेहरा सबके सामने नजर आया, जिसे देखकर सब उसके मासूम चेहरे पर खो गए। तो सिंघानिया फैमिली के आंखों में आंसू आ गए, मगर 3 लोगों के चेहरों पर गहरी नफरत छा गई। अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये तीनों कौन होंगे। वहीं रोहन जी, दादाजी, दादी जी, प्रिंस और प्रियांश के चेहरे पर प्राउड झलक रहा था। रोहन जी को तन्वी के लिए थोड़ा बुरा लगा, मगर जब उन्होंने देखा कि कॉम्पिटिशन कोई और नहीं प्रिशा जीती है तो वो बेहद खुश नजर आ रहे थे। तभी चीफ गेस्ट, जो कि कोई और नहीं मिस्टर राहुल राणा थे, जो अपने टाइम पर कराटे के चैंपियन रह चुके थे, वो थे। उन्होंने 3 खिलाड़ियों को मेडल और सर्टिफिकेट दिया। शनाया को तीसरा और तन्वी को दूसरा और प्रिशा को पहला स्थान प्राप्त हुआ, जिससे तन्वी को उससे और भी नफरत और जलन महसूस हुई और उसकी आंखें लाल हो गई। उसे ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि प्रिशा उससे बेहतर कराटे खेलती है। तभी प्रिशा अपना मेडल और सर्टिफिकेट लेकर अपने दादा दादी के पास पहुंच गई और उसने वो मेडल अपने दादू को पहनाते हुए बोला, देखा दादू, मैं जीत गई।
इतना बोलकर उसने अपने दादा दादी और प्रिंस को गले लगा लिया। बाकी सबको उसने इग्नोर कर दिया, ऐसे जैसे कि वो वहां मौजूद ही ना हो। वहीं तन्वी भी नीचे आ गई और अच्छी बनने का नाटक करते हुए बोली, प्रिशा दी आप जीत गई, कॉन्ग्रेचुलेशन। मगर प्रिशा ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया और प्रिंस से हंस हंसकर बातें करने लगी। प्रिशा का खुद को यूं इग्नोर करता देख तन्वी के हाथों की मुट्ठियां कस गई और वो अपनी आंखों में झूठे आंसू लिए सबकी तरफ देखने लगी। प्रिंस, प्रियांश और दादा दादी को तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, मगर रागिनी जी और प्रियांक को तन्वी की आंखों में आंसू देखकर प्रिशा से बेहद नफरत होने लगी। रोहन जी को भी तन्वी का रोना पसंद नहीं आ रहा था, मगर वो कुछ नहीं बोले क्योंकि वो कभी भी प्रिशा के लिए खंगे नहीं हुए, तो उनका तन्वी के लिए खंगा होना भी सही नहीं रहता। तभी प्रियांक गुस्से और नफरत से बोला, तुम बदतमीज लन की, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरी बहन को इग्नोर करो। तुम्हारी वजह से उसकी आंखों में आंसू हैं, अभी के अभी माफी मांगो। मगर प्रिशा ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया और वो अभी भी प्रिंस से बात कर रही थी। वहीं प्रियांश कुछ बोलता उससे पहले ही रागिनी जी ने प्रिशा को अपनी तरफ मोड़ा और जैसे ही उसे मारने को हुई, प्रिशा ने उनका हाथ कसकर पकड़ लिया, जिससे उनके हाथों में तेज दर्द उठा, मगर प्रिशा ने नहीं छोड़ा। उसने अपनी डरावनी आवाज में बोला, मिसेज रागिनी सिंघानिया, खबरदार, जो अपने इन गंदे हाथों से मुझे छूने की भी हिम्मत की तो। इतना बोलकर उसने उनके हाथों को झटक दिया। वहीं उसके मुंह से मॉम की जगह रागिनी सिंघानिया सुन सब सदमे में थे। तभी रोहन जी कुछ बोलने को हुए कि प्रिशा ने अपनी लाल आंखों से उनकी तरफ देखा तो वो खामोश हो गए। आज पहली बार उनको प्रिशा की आंखों में नफरत नजर आ रही थी। फिर प्रिशा ने उन दोनों माँ बेटे बेटी को देखा और बोली, मिस्टर प्रियांक सिंघानिया, मैंने नहीं कहा आपकी घटिया और इस कचरे से उठाए लड़की को मेरे साथ बात करने को। तो आइंदा से मेरे बारे में अगर आपके मुंह से एक भी गलत शब्द निकला ना, तो आपके हलक में हाथ डालकर आपकी जुबान खींच लूंगी। इतना बोलकर उसने अपने दादा दादी के पैर छुए और प्रिंस के लगी और फिर बोली, दादू जल्दी मिलेंगे। इतना बोलकर उसने एक नज़र रागिनी जी, प्रियांक और तन्वी को नफरत से देखा और प्रियांश और रोहन जी को नाराजगी से देखते हुए वहां से निकल गई। 8 साल बाद एक बंगाई ही कंपनी, जिसमें में बनगाई शब्दों में मिडनाइट एम्बर एंटरटेनमेंट लिखा हुआ था। वो कंपनी करीब 40 माले की थी। वो बाहर से जितनी खूबसूरत थी, अंदर से भी उतनी ही ज्यादा अच्छी थी। वहां पर एक रिसेप्शन जो कि अपने काम में लगी हुई थी। उसी के साथ वहां के जितने भी एम्प्लॉइज थे, सब अपने काम में बिल्कुल फोकस्ड थे, क्योंकि यहाँ के चेयरमैन सीईओ को फालतू का टाइम वेस्ट करने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं था। सबसे टॉप फ्लोर पर सीईओ का केबिन था, जिसमें बहुत खूबसूरत और एलिगेंट तरीके सीईओ चेयरमैन लिखा हुआ था। रूम ग्रे और व्हाइट कलर का था। कैबिन एकदम मिस्टीरियस और एलिगेंट वाइब दे रहा था। वहां एक शीशे की वॉल लगी थी, जिससे बाहर का पूरा शहर दिखाई दे रहा था। मगर इस समय कैबिन में कोई मौजूद नहीं था। इस फ्लो में असिस्टेंट और सीईओ के अलावा सबका आना मना था। इससे एक फ्लो नीचे फ्लो पर मीटिंग हो रही थी। मीटिंग रूम में इस वक्त पिन ड्राइव साइलेंस था, क्योंकि हेड चेयर पर बैठा शख्स शांति से सामने चल रहे प्रोजेक्टर पर देख रहा था, जिसमें एक लड़का प्रेजेंटेशन दे रहा था। उसका प्रेजेंटेशन काफी अच्छा था। उसने प्रेजेंटेशन पूरा किया और एक नज़र सीईओ को देखकर अपनी जगह पर आकर बैठ गया। अब सब लोग अपने सीईओ के बोलने का इंतजार करने लगे। तभी हेड चेयर बैठा व्यक्ति बोला, उसकी आवाज बहुत प्यारी थी और वो एक लड़की थी। उसकी उम्र यही कोई 17 साल थी, मगर वो अभी भी 16 साल की बच्ची लग रही थी। हालांकि उसका फिगर बहुत खूबसूरत था, मगर उसके चेहरे पर अभी मासूमियत झलक रही थी। मगर वो बस शक्ल से ही मासूम थी, वरना उसका गुस्सा एकदम काली माँ जैसा था, जो संघार करके ही शांत होता था। उसके चेहरे पर हमेशा सीरियसनेस रहती थी। इस वक्त उस लड़की ने ग्रे कलर का बिजनेस सूट पहना हुआ था। पैरों में ब्लैक हिल्स और बालों की पोनीटेल बनाई हुई थी। उसके बाल कमर से नीचे तक आ रहे थे। तो ये कोई और नहीं, हमारी प्रिशा सिंघानिया है, जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा है। ये हमेशा मास्क लगाकर रहती हैं। इनके असिस्टेंट रोनित, जो कि 7 सालों से कंपनी को संभाल रहे थे, वो अभी करीब 35 साल के थे, मगर वो अभी भी काफी हैंडसम थे। उनकी शादी हो चुकी थी। उनके अलावा और आश्रम की ओनर सुमित्रा के अलावा किसी को नहीं पता था कि प्रिशा ही कंपनी की ओनर है। ये एंटरटेनमेंट कंपनी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में नंबर पर पोजीशन पर थी, जिसकी ओनर काफी क्रूएल थी, जो कि धोखेबाज लोगों को मौत के घाट उतारने में जरा सा भी टाइम नहीं लगाती थी। मगर लोगों ने आज तक उसे मास्क में ही देखा था। सब लोग उसे पीएस नेम से जानते थे। प्रिशा बोली, वेल, प्रेजेंटेशन अच्छा था और ये इवेंट की लोकेशन भी परफेक्ट है, मगर मॉडल की लिस्ट एक बार मुझे दिखाकर फिर आगे का कुछ भी फाइनल करना।
सब कुछ मुझे एक बार जरूर दिखा लेना। इतना बोलकर प्रिशा अपनी जगह से उठी और वहां से निकल गई। उसी के पीछे रोनित भी चला गया। बाकी सबने राहत की सांस ली कि आज इतने मेहनत के बाद सीईओ को प्रेजेंटेशन पसंद आई। प्रिशा वहां से लिफ्ट पर चढ़ी और उसी के साथ रोनित भी लिफ्ट पर चढ़ दोनों प्रिशा के कैबिन में पहुंच गए। तभी रोनित बोला, बॉस आपके घर से फोन था, आपके दादाजी घर में पूजा है बोल रहे थे और उन्होंने कहा है कि आपको इस बार आना ही होगा। वहीं ये सुनकर प्रिशा के दिमाग में पुरानी यादें घूमने लगी, मगर उसने खुद को संभाला और बोली, ठीक है, इंडिया के लिए जेट रेडी रखो, हम रात तक इंडिया के लिए निकलते हैं। तो रोनित खुश हो गया और बोला, ठीक है। इतना बोलकर वो कैबिन से बाहर चला गया और अपने काम में लग गया। प्रिशा का बिजनेस एशिया के साथ अलग अलग कंट्रीज में फैला हुआ था, मगर प्रिशा का मेन बिजनेस इंडिया से ही चलता था। मगर वो 1 साल से जर्मनी में अपनी कंपनी संभाल रही थी। 8 साल हो गए थे उसने सिंघानिया मेंशन को छोड़े हुए, मगर उसकी बात दादाजी से होते रहती थी। प्रिंस भी अब 20 साल का हो चुका था और वो काफी फेमस वकील था। प्रिशा का लीगल एडवाइजर प्रिंस ही था, मगर उसकी एक और आइडेंटिटी थी जो आपको बाद में पता चलेगी। प्रियांश 24 साल का था। वो सिंघानिया कॉर्पोरेशन का सीईओ था। जब से वो सीईओ बना था, सिंघानिया फैमिली नंबर 3 से नंबर 1 पोजीशन पर आ चुकी थी। वहीं प्रियांक भी एक सिंगर था। वो अभी 23 साल का हो चुका था। वो काफी फेमस था, मगर अभी भी वो तन्वी को सबसे ज्यादा मानता था और उसकी गलतियों को नजरअंदाज कर देता था। वहीं तन्वी टॉप मॉडल की लिस्ट में दूसरे नंबर पर थी। फर्स्ट नंबर वाली लड़की को किसी ने नहीं देखा था। उसका नाम एलिना था। वो टॉप मॉडल थी, मगर उसको मीडिया ने नहीं देखा था। उसको कुछ बंगे बंगे मॉडलिंग एजेंट और कास्टिंग डायरेक्टर के अलावा किसी ने नहीं देखा था, मगर वो भी उसको सीक्रेट रखते थे। एलिना की फैन बेस बहुत ज्यादा थी। तन्वी हमेशा इस चीज से जलती थी और वो एलिना से नफरत करती थी। तन्वी के भी काफी फैंस थे, मगर वो फिर भी इससे खुश नहीं थी। तन्वी का अभी फर्स्ट ईयर शुरू होने वाला था। सिंघानिया मेंशन में रात का समय सब लोग डिनर टेबल पर बैठे हुए थे। तभी तन्वी बोली, डैड अगले हफ्ते मॉडलिंग इवेंट होने वाला है और जो भी इस मॉडलिंग में जीतेगा उसे मिडनाइट एम्बर एंटरटेनमेंट कंपनी में मॉडलिंग करने का मौका मिलेगा। तन्वी को करीब 2 साल हुए थे मॉडलिंग इंडस्ट्री में, मगर अभी उसने किसी भी कंपनी को साइन नहीं किया था। उसका सपना था कि वो मिडनाइट एम्बर एंटरटेनमेंट कंपनी को साइन करेगी, मगर उसे कभी मौका ही नहीं मिला। मगर इस बार उसके पास एक अच्छा मौका था। सबको पता था तन्वी को उस कंपनी में काम करना है, मगर प्रियांश और प्रिंस को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। वहीं दादा दादी तो पहले से ही तन्वी को पसंद नहीं करते थे। प्रियांश ने जब से प्रिशा गई थी तब से तन्वी से एक दूरी बना ली थी। वो बात करता था, मगर अब पहले की तरह उसके दिल में तन्वी के लिए कोई प्यार नहीं था। वो बस प्रिशा को याद करता था। उसे अपनी की गई गलतियों का बहुत पछतावा था। रागिनी जी का नेचर अभी भी नहीं बदला था। वो तन्वी को सबसे पहले रखती थी। उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी तन्वी और प्रियांक थे और रोहन जी थे। बाकी वो किसी से ज्यादा मतलब नहीं रखती थी। हालांकि वो प्रियांश को अभी भी प्यार करती थी, मगर प्रियांश खुद उनसे और तन्वी प्रियांक से दूर रहता था। रोहन जी भी प्रिशा को याद करते थे, मगर उन्हें तन्वी से भी बेहद प्यार था। प्रिंस दादा दादी के अलावा किसी से बात नहीं करता था। 14 राघव जी का फोन। प्रिशा का जेट इंडिया लैंड हो चुका था। सारे तरफ उसके गार्ड्स फैले हुए थे। मीडिया को जैसे ही पता चला कि बिजनेस वर्ल्ड की क्वीन आए हैं जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा है, तो सारी मीडिया एयरपोर्ट पर जमा हो चुकी थी। मगर फिर भी प्रिशा के गार्ड्स ने उसकी एक पिक्चर भी कैप्चर नहीं होने दी। प्रिशा अपनी गाड़ी में आंखें बंद करके बैठी हुई थी। उसे अपना पिछला जन्म याद आ रहा था कि कैसे उसे तन्वी ने मौत के घाट उतार दिया था, जिससे उसने झटके से आंखें खोली। उसकी आंखें बेहद लाल हो गई थी। उन आंखों में किसी की जान लेने की भावना साफ नजर आ रही थी। प्रिशा की कार एक खूबसूरत मेंशन में आकर रुकी, जिसके बाहर बहुत खूबसूरत अक्षरों में प्लीज लिखा हुआ था। गार्ड्स ने जल्दी से कार का गेट खोला। प्रिशा अपने खतरनाक ऑरा के साथ बाहर आए। उसने अभी भी मास्क लगाया हुआ था। वो मेंशन के अंदर गई। तभी उसे वहां एक औरत दिखी, तो प्रिशा के भावहीन चेहरे पर एक दिलकश मुस्कान खिल गई। वो जल्दी से गई और उनके पैर छूकर उनके गले से लग गई। जी हाँ, ये कोई और नहीं सुष्मिता जी थी। उन्होंने प्रिशा को खुद से दूर किया और उसका माथा चूमते हुए बोली, मेरी बच्ची कितनी बंगाई हो गई है। तो प्रिशा मुस्कुरा दी और बोली, दादी माँ आप बैठिए, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। इतना बोलकर वो सीढ़ियों से ऊपर चली गई। ये मेंशन 5th फ्लोर था, जहां पूरा टॉप फ्लोर प्रिशा का था। प्रिशा अपने रूम में गई और वहां से सीधा वॉशरूम में घुस गई।
उसने जल्दी से शावल लिया और कंफर्टेबल कपड़े पहने और नीचे चली गई, जहां सुष्मिता जी उसका इंतजार कर रही थी। दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठे और डिनर करने लगे। अभी रात के 10 बज रहे थे। उसके बाद दोनों अपने अपने कमरे में चले गए। प्रिशा जब अपने कमरे में पहुंची तो उसने अपना फोन लिया और उस पर एक नंबर डायल किया। जैसे ही रिंग गई, 2 रिंग में ही फोन पिक हो गया। दूसरी तरफ से एक प्यार भरी मगर कठोर आवाज आई। प्रिंसेस तो प्रिशा की आंखें सुकून से बंद हो गई। उसकी आंखों में नमी उतर आई। वो खुद को संभालते हुए प्यार से बोली दादू, तो उधर से राघव जी की आंखों की नमी उनके गालों में लुढ़क गई। मगर उन्होंने खुद को शांत किया और बोले प्रिंसेस आप इंडिया आ गईं? तो प्रिशा बोली जी दादू मैं अभी 1 घंटे पहले ही आई हूँ। तो दादू बोले ठीक है तुम आराम कर लो, मगर तुम्हें पूजा में आना है। यहाँ हमने शांति पूजा रखी है। प्रिशा जाना नहीं चाहती थी, मगर उसने ठीक है बोला। तभी राजीव जी बोले जानता हूँ प्रिंसेस तुम यहाँ नहीं आना चाहती, मगर ये सब तुम्हारा है। तुम्हें अपना हक नहीं छोड़ना चाहिए। भले ही तुम उन दोनों को माँ बाप ना मानो, मगर तुम हमें तो मानती हो ना। हम तुम्हारे दादू दादी हैं। तुम्हें अपना कोई हक नहीं छोड़ना है। तुम राजीव सिंघानिया का खून हो, हमारा खून लगना जानता है। और तुम मेरी शेरनी हो और मेरी शेरनी कभी भी अपना हक नहीं छोड़ेगी। इस बात पर प्रिशा बोली बिल्कुल दादू, मैं अपना हक नहीं छोड़ूंगी, वो सब मेरा है। भले ही मैं मिस्टर एक मिसेज सिंघानिया को कुछ ना मानूं, मगर मैं अपना हक नहीं छोड़ूंगी। इतना बोलकर उसने एक डेविल स्माइल की। उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। फिर वो बोली दादू दादी और भाई को बता देना मैं आ रही हूँ। और उनको गुड नाइट विश कर फोन रख दिया। फोन रखने के बाद उसने खुद से कहा माय डियर कचरे से उठाई हुई बहना आ रही हूँ मैं तुमसे अपना सब कुछ वापस लेने और तुम्हारी सारी खुशियां तुम्हारे नसीब से मिटाने। इतना बोलकर जोर जोर से हंसने लगी। उसके बाद उसने किसी को मैसेज किया और फिर जाकर सो गई। यहाँ सिंघानिया मेंशन में तन्वी को एक सपना हुआ। वो डरते हुए उठी और खुद को शांत करते हुए बोली ये कैसा सपना था और ये किसकी आवाज थी? नहीं, मेरी कोई भी खुशियां नहीं छीन सकता, मैं ऐसा बिल्कुल भी होने नहीं दूंगी। इतना बोलकर उसके एक ग्लास पानी पिया और फिर से सो गई। अगली सुबह प्रिशा जल्दी उठी और उसने जिम किया और आकर शावर लिया। थोड़ा ही देर बाद उसने एक बिजनेस सूट पहना और वहां से बाहर चली गई। नीचे सुष्मिता जी मंदिर में पूजा कर रही थी। जैसे ही उनकी नजर प्रिशा पर पिंगाई वो उसके पास आए और उन्होंने उसे आरती दी और उसके माथे पर कुमकुम का तिलक कर दिया। प्रिशा ने उनके पैर छुए और वो वहां से डाइनिंग की तरफ चली गई। डाइनिंग में सर्वेंट्स ने पहले ही नाश्ता लगा दिया था। सुष्मिता जी और प्रिशा ने नाश्ता किया और प्रिशा उनके फोरहेड को चूमकर मेंशन से बाहर चली गई। प्रिशा जैसे ही बाहर गई ड्राइवर ने जल्दी से गानगाई का दरवाजा खोला और प्रिशा गानगाई में बैठ गई। उसकी गानगाई वहां से बाहर निकल गई। उसी के पीछे करीब 10 गानगियां, जो कि 5 गानगाई के पीछे और 5 गानगाई के आगे थी। थोड़ा ही देर बाद उसकी गानगाई एक 50 मंजिले बिल्डिंग में आकर रुकी जिस पर मिडनाइट एम्बर एंटरटेनमेंट लिखा हुआ था। वहां आकर रुकी। गार्ड्स ने जल्दी से गानगाई का दरवाजा खोला और प्रिशा गानगाई से बाहर आ गई। वो जल्दी से ऑफिस के अंदर गई तो सब जल्दी से उसे ग्रीट करने के लिए खंगे हो गए। उसने अपना सिर हिला दिया और जल्दी से लिफ्ट में चढ़ गई। थोड़ा ही देर बाद लिफ्ट टॉप फ्लोर पर आकर रुकी और प्रिशा वहां से अपने कैबिन की तरफ चली गई। उसके चेहरे पर अभी भी मास्क लगा हुआ था। उसे अपने कैबिन के बाहर ही रोनित नजर आया। रोनित ने जल्दी से प्रिशा को ग्रीट किया और प्रिशा के बाद उसके कैबिन के अंदर चला गया। प्रिशा ने प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगी तो रोनित ने उसे एक फाइल दी जिसमें सारे डिपार्टमेंट की प्रोग्रेस रिपोर्ट थी। प्रिशा ने जैसे ही प्रोग्रेस रिपोर्ट देखी पहले तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई, मगर जल्दी ही वह मुस्कान गुस्से में बदल गई, जिससे कैबिन का तापमान अचानक से बदल गया और रोनित के माथे से पसीना आ गया। प्रिशा ने फाइल को टेबल पर पटकते हुए अपनी लाल आंखों से रोनित को देखा और बोली आपके होते हुए भी हमें इतना बंगा नुकसान कैसे हुआ मिस्टर रोनित? रोनित कांप गए। उन्होंने उठाकर उस फाइल को देखा तो उनकी आंखों में भी गुस्सा उतर आया, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत से एक इवेंट जिसमें उनकी मॉडल्स और कंपनी का काफी फायदा होता, वो प्रोजेक्ट उनके छिन गया और वो प्रोजेक्ट किसी दूसरी कंपनी के पास चला गया, जबकि इस प्रोजेक्ट का सब कुछ फाइनल था और ये प्रोजेक्ट किसी भी हाल में बस प्रिशा की ही कंपनी को मिलता, मगर ये प्रोजेक्ट किसी और को मिल गया। तभी रोनित को याद आया कि उनका ये प्रोजेक्ट किसी और कंपनी ने कॉपी कर लिया था, मगर वो इस पर कुछ नहीं कर पाए थे और ये बात रोनित प्रिशा को बताना भूल गए। तभी प्रिशा बोली पता कीजिए आखिर किसे मौत से खेलना पसंद है? जिसने मुझे धोखा देने की हिम्मत की, उस इंसान को ढूंढिए और उसे मेरे ब्लैक हेल में लेकर आइए।
इतना बोलकर वो वहां से उठकर चली गई और जल्दी से लिफ्ट में चढ़कर ग्राउंड फ्लोर पर पहुंच गई। ड्राइवर ने जल्दी से गानगाई का दरवाजा खोला और प्रिशा के बैठने के बाद खुद भी गानगाई में बैठकर गानगाई को आगे बढ़ा दिया। 15 मॉडलिंग इवेंट। प्रिशा की गानगाई एक जगह पर आकर रुकी जो कि एक महादेव का मंदिर था। जब तक प्रिशा इंडिया में थी वो हमेशा मंदिर में आया करती थी, मगर जब वो जर्मनी गई तो वो यहाँ नहीं आ पाती थी। उसको जैसे ही पंडित जी ने देखा उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। प्रिशा ने पंडित जी से आशीर्वाद लिया और महादेव की मूर्ति के आगे बैठ गई। उसने अपनी आंखें बंद की और फिर अपने मन में बोली, महादेव आप तो सब जानते हैं ना, मेरे साथ बहुत गलत हुआ है। मेरे अपनों की वजह से मुझे दर्दनाक मौत मिली, मगर अब मैं उनसे अपना बदला लूंगी, मुझे आशीर्वाद दीजिए महादेव। तभी महादेव के चरणों में अर्पित किए फूल प्रिशा के गोद में आकर गिरे, जिससे प्रिशा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। प्रिशा ने उन फूलों को लिया और एक बार फिर महादेव का आशीर्वाद लेकर मंदिर से चली गई। वो मंदिर से बाहर आए और वहां गानगाई में बैठकर निकल गई। उसकी गानगाई PS मेंशन आकर रुकी और वो अंदर चली गई। अभी सुष्मिता जी आश्रम में थी, सिर्फ प्रिशा से मिलने वो यहाँ आई हुई थी। उसने लंच लगाने को बोलकर अपने फ्लो पर चली गई। उसने शावर लिया और नीचे आ गई। उसने लंच किया और लैपटॉप लेकर नीचे हॉल के सोफे पर ही बैठ गई। थोड़ा ही देर बाद बेल बजी तो एक मेड ने दरवाजा खोला तो सामने रोनित खंगे थे। मेड रोनित को अंदर लाई तो रोनित सोफे पर बैठ गए। प्रिशा ने सिर उठाया तो रोनित जी नजर आए। तभी रोनित बोले, मैम कल के इवेंट के लिए आपकी ड्रेस और सब कुछ रेडी है, आपने जो भी बोला वो सब हो गया। तो प्रिशा ने अपना सिर हिला दिया और उनको कुछ इंस्ट्रक्शन देकर फिर से काम करने लगी तो रोनित जी भी वहां से चली गई। काम करते करते रात हो गई। प्रिशा ने डिनर किया और अपने कमरे में चली गई। वहीं सिंघानिया मेंशन में दादी और प्रिंस काफी खुश थे कि फाइनली अब प्रिशा वापस आ गई है। डिनर करने के लिए सब डिनर टेबल पर बैठ गए। तभी तन्वी बोली, डैड कल मेरा मॉडलिंग का इवेंट है। तो रोहन जी बोले, हाँ बेटा हम लोग पक्का आएंगे। तो तन्वी खुश हो गई। उसने प्रियांश और प्रिंस को देखा मगर उन लोगों ने कोई रिएक्ट नहीं किया। वो दोनों अपना डिनर करने में बिजी थे। डिनर के बाद सब अपने अपने कमरे में सोने चले गए। तन्वी रूम में पहुंचकर सोचने लगी कि कैसे वो फिर से प्रियांश को अपने काबू में करेगी, मगर ये ख्याल उसका बस ख्यालों तक ही रहने वाला था, क्योंकि प्रियांश को तन्वी की असलियत पता था कि वो कितनी ज्यादा चालबाज है। अगली सुबह आज मॉडलिंग इवेंट होने वाला था। तन्वी सुबह से तैयारियों में लगी थी। वो एक टॉप मॉडल थी, इसलिए उसके पास एक पर्सनल मेकअप आर्टिस्ट था। वो आज सबसे सुंदर दिखना चाहती थी। वो आज एलिना को भी हराना चाहती थी। ऐसे ही शाम हो गई। ये इवेंट 7 स्टार होटल द सेलेस्टियल पैलेस में हो रहा था। सभी एक्ट्रेस, एक्टर, मॉडल, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और भी काफी रिच लोग इस इवेंट में शामिल थे। तभी वहां तन्वी आई जो कि प्रियांक के साथ थी। सब लोग उन दोनों की पिक्चर ले रहे थे। बहुत सी लड़कियां तन्वी से जल रही थी कि काश तन्वी की जगह वो होती। सबके चेहरों पर जलन देखकर तन्वी के चेहरे पर एक चमक और घमंड भरी मुस्कान आ गई। वो जाकर VIP सीट्स पर बैठ गए। ऐसे ही बहुत से छोटे बनगे मॉडल वहां पर बैठ गए। तभी सभी मॉडल्स को कैट वॉक करने के लिए स्टेज पर बुलाया गया। तन्वी और बाकी सारी मॉडल्स कैट वॉक करने लगे। एक एक करके सबने कैट वॉक की। तभी तन्वी ने भी अपनी वॉक स्टॉट की बन गए एटीट्यूड से जाकर खड़ी हो गई। तभी एंट्री हुई एलिना की, जिसके चेहरे पर अभी भी मास्क था, मगर उसकी आंखें बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने भी अपनी कैट वॉक पूरी की और सबके साथ जाकर खंगाई हो गई। तभी सभी से एक सवाल किया गया, मगर कोई भी आंसर नहीं कर पाया, यहां तक कि तन्वी भी। मगर तभी एलिना ने उस सवाल का जवाब दे दिया। सवाल था, आप खुद को 3 शब्दों में कैसे वर्णित करेगी? एलिना बोली, अगर मैं खुद को 3 शब्दों में वर्णित करूं तो वे होंगे। 1. आत्मविश्वासी, किसी भी परिस्थिति में खुद पर भरोसा रखना मेरी सबसे बड़ी ताकत है। 2. दृढ़ निश्चयी, अपने लक्ष्यों को पाने के लिए मैं पूरी मेहनत और समर्पण के साथ काम करती हूँ। 3. सकारात्मक, जीवन में चुनौतियां चाहे जैसी भी हो, मैं हमेशा आशावादी दृष्टिकोण अपनाती हूँ। ये 3 गुण न केवल मेरी पहचान है बल्कि मेरे व्यक्तित्व की मजबूत नींव भी है। तो सब लोग एलिना को हैरानी से देखने लगे, क्योंकि एलिना ने इस चीज का इतना अच्छा आंसर दिया था। जबकि तन्वी ने घमंड में आंसर दिया। उसके जवाब में अहंकार नजर आ रहा था। जब सबने एलिना की इतनी तारीफ की तो तन्वी को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और वो नफरत और जलन से उसे देखने लगी। तभी होस्ट आया और उसके हाथ में जज के द्वारा दिए गए विनर का नाम था। तन्वी को लग रहा था वो ही जीतेगी, मगर जब होस्ट ने एलिना का नाम लिया तो उसका चेहरा काला पड़ गया। उसकी आंखों में नमी भी आ गई।
इधर रागिनी जी और प्रियांक को भी बहुत गुस्सा आ रहा था। उन दोनों के हिसाब से ये ट्रॉफी तन्वी को मिलनी चाहिए थी। जज के तौर पर रौनक, एक डायरेक्टर हिमेश सिंह और मॉडलिंग प्रोडक्शन के चीफ मानव मेहरा बैठे हुए थे। तभी रौनक फिंगे हुए और उन्होंने एलिना को अपनी कंपनी में मॉडलिंग का ऑफर दिया, जिसे एलिना ने एक्सेप्ट कर लिया। तन्वी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और उसकी इस पास की मॉडल उसे अजीब नजरों से देख रहे थे, क्योंकि थोड़ी देर पहले तक तन्वी सबको नीचा दिखा रही थी और बोली रही थी कि वो ही ये मॉडलिंग कॉन्टेस्ट जीतेगी। तभी एलिना बोली, गाइस आप लोगों को मैं आज एक सरप्राइज देना चाहती हूँ। इतना बोलकर उसने अपना मास्क हटा दिया। वहीं उसके मास्क हटते ही सब उसकी खूबसूरती में खो गए और सिंघानिया परिवार भी एलिना को बस एकटक देखता रह गया। वहीं तन्वी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और वो गिरने को हुई, मगर उसे संभाल लिया गया। कौन है एलिना? आखिर क्यों परेशान हो गई तन्वी? 16 प्रिशा का मुंहतोड़ जवाब। एलिना ने मास्क हटा दिया तो उसका खूबसूरत चेहरा सबके सामने था। वहीं उसे देखकर तन्वी गिरने को हुई, मगर उसे संभाल लिया। तन्वी का चेहरा सफेद पन गया, क्योंकि एलिना और कोई नहीं प्रिशा थी। वहीं इतने सालों बाद अपनी बहन को देखकर प्रिंस और प्रियांश की आंखों में नमी उतर आई। वहीं हाल दादा दादी और रोहन जी का भी था, मगर तन्वी और प्रियांक और रागिनी जी की आंखों में प्रिशा के लिए नफरत उतर आई। तन्वी के हाथों की मुट्ठियां कस गई। उसे ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि प्रिशा उससे जीत जाए। प्रिशा बचपन से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई थी। वहीं मीडिया वाले उसकी फोटो खींच रहे थे। तभी एक जर्नलिस्ट ने सवाल किया, मिस एलिना आपने आज 2 साल बाद अपना फेस रिवील क्यों किया? इसके पीछे कोई खास कारण? तो आयरा ने एक नज़र सबको देखा, फिर बोली, एक्चुअली मैं काफ़ी टाइम से अपने देश में नहीं थी, तो मैंने हमेशा बाहर की कंट्री में मॉडलिंग की। अब जब मैं अपने देश वापस आ चुकी हूँ तो मैंने सोचा अपने फैंस को सरप्राइज दे दूँ। तो प्रिशा के फैन जोर जोर से हूटिंग करने लगे। उसके बाद जर्नलिस्ट ने भी कुछ नहीं बोला। तभी रौनक जी ने उसे अपनी कंपनी के लिए मॉडलिंग करने को बोला तो उसने एक्सेप्ट कर लिया और उसके बाद कॉन्टेक्ट साइन भी हो गया। वहीं तन्वी अपनी नफरत भरी आंखों से सब कुछ देख रही थी। वो अपने मन में बोली, तुम फिर से मेरी जिंदगी में आ गई, मगर इस बार मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से बाहर फेंक दूंगी। वैसे भी तुम्हारी खुद की माँ तुमसे नफरत करती है। मगर उसे नहीं पता था अब प्रिशा को उन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। इवेंट खत्म हो गया, सब लोग वहां से चले गए। प्रिशा पार्किंग में थी। वो अपनी गाड़ी में बैठने को हुई कि वो आवाज सुनकर रुक गई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे पूरा सिंघानिया फैमिली खंगा था, मगर उसने किसी पर ध्यान नहीं दिया। उसने दादाजी दादी के पैर छुए और प्रिंस के गले लग गई। प्रिंस ने उसे कसकर अपने सीने से लगा लिया। इतने सालों बाद अपनी बहन को देखकर उसकी आंखों में नमी उतर आई। तभी रागिनी जी बोली, तुम में अभी भी तमीज नहीं है, तुम्हारे डैड और मॉम खंगे हैं, तुमने एक बार भी बात करना जरूरी नहीं समझा। तो प्रिशा के चेहरे पर एक व्यंग भरी स्माइल आ गई। वो बोली, मिसेज सिंघानिया कौन मॉम डैड? मैं तो अनाथ हूँ। जब मैं पैदा हुई तभी उनकी डेथ हो गई, तभी तो मुझे अनाथ आश्रम में रहना पड़ा, वरना मेरे माँ बाप इतने पत्थर दिल थोड़े होते जो अपनी सगी बेटी को अनाथ आश्रम छोड़ आते। ये कहते हुए उसकी आंखों में कुछ था। वहीं ये सुनकर रोहन जी की आंखों में नमी आ गई, मगर रागिनी जी के चेहरे पर घबराहट नजर आने लगी, जिसे देखकर प्रिशा के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान आ गई। मगर उन्होंने जल्दी से खुद को नॉर्मल किया और गुस्से से बोली, बकवास बंद करो, तुम हद से ज्यादा बदतमीज हो चुकी हो। अच्छा हुआ तुम हमारे पास नहीं थी, वरना हमारी कितनी बदनामी होती। तुमसे अच्छी तो तन्वी है। वहीं रागिनी जी की बातें सुनकर रोहन जी को बेहद गुस्सा आ रहा था। वो कुछ बोलते उससे पहले ही प्रिशा बोली, मिसेज सिंघानिया बदतमीज तो मैं बहुत हूँ। वो क्या है ना जो जिसके लायक होता है, मैं उन्हें वैसे ही ट्रीट करती हूँ। और रही बात आपकी इस कचरे से उठाई बेटी की, तो मुझे इसकी तरह कचरा बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। आप इसे कितना भी सिर पर बिठा लो, मगर ये बात नहीं बदलेंगी कि मिस्टर सिंघानिया का खून और उनकी असली बेटी मैं हूँ। वहीं उसके मुंह से खुद के लिए ऐसी बातें सुनकर तन्वी का चेहरा काला पड़ गया। वहीं रागिनी जी भी गुस्से से प्रिशा को देखने लगी और जैसे ही हाथ उठाने को हुई, प्रिशा ने उनका हाथ पकड़ लिया और समय के साथ उनके हाथों में अपनी पकड़ मजबूत करने लगी। वहीं रागिनी जी को असहनीय दर्द हो रहा था। प्रिशा के आसपास अचानक बेहद डरावना ऑरा निकलने लगा। उसने झटके से उन्हें छोड़ दिया, जिससे वो आगे को गिरने को हुई कि प्रियांक ने उन्हें संभाल लिया। तभी प्रियांक चिल्लाते हुए बोला, प्रिशा। तभी प्रिशा ने अपनी लाल आंखों से उसे देखा और एकदम सरदरून कंपा देने वाली आवाज में बोला, आवाज नीचे मिस्टर प्रियांक, मुझे ऊंची आवाज सुनना नहीं पसंद और उनकी तो बिल्कुल नहीं, जिनसे मेरा कोई वास्ता ना हो, वरना आप अगली बार सॉन्ग्स गाने के भी काबिल नहीं रहेंगे।
और मेरी बातों को मजाक में लेने की गलती मत करना वरना फिर बोलोगे बताया नहीं। तभी तन्वी अच्छी बनते हुए बोली प्रिशा तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तभी प्रिशा ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और बोली अब तुम मुझे बताओगी कि मुझे क्या करना चाहिए। हो कौन तुम? तुम्हारी औकात बस कचरे जितनी है, जो किसी और की जगह लेकर खुद को प्रिंसेस समझने लगी है। मगर भूलना मत वो घर मेरा है और मैं अपनी जगह बहुत जल्द तुमसे वापस ले लूंगी। तब तक भीख के तौर पर तुम उस घर में रह लो क्योंकि तुम्हारी औकात सिर्फ कचरे के बराबर है। इतना बोलकर वो दादा दादी से मिलकर वहां से निकल गई। वहीं खुद की इतनी इंसल्ट होता देख तन्वी के आंसू आ गए। उसे हमेशा प्रिंसेस की तरह रखा जाता था, मगर प्रिशा ने उसे उसकी असली जगह दिखा दी थी। वहीं उसे ऐसे रोता देखकर प्रियांक और रागिनी जी उसे चुप कराने लगे, मगर बाकी किसी ने कुछ नहीं बोला। रोहन जी भी अब तन्वी की साइड नहीं लेते थे, क्योंकि वो अपनी बेटी को और नाराज नहीं करना चाहते थे। उसके बाद वो लोग भी वहां से निकल गए। वहीं प्रियांश को आज बहुत बुरा लग रहा था। इतने सालों बाद अपनी बहन को देखने के बाद भी वो उसे गले नहीं लगा पाया, मगर ये उसकी ही गलती का नतीजा था। रोहन जी को प्रिशा पर बहुत प्राउड फील हो रहा था, क्योंकि प्रिशा एशिया में ही नहीं बल्कि सारी कंट्रीज में फेमस थी और उसकी फैन फॉलोइंग इतनी थी कि हाथों में गिनना मुश्किल हो। तन्वी और प्रियांक के फैंस भी थे, मगर प्रिशा की बात ही अलग थी। कबीर राणा प्रिशा के जाने के बाद वो लोग भी चले गए। इधर रागिनी जी को अब टेंशन होने लगी थी, कहीं प्रिशा के आने के बाद तन्वी से सब कुछ ना छिन जाए, क्योंकि आज प्रिशा ने साफ शब्दों में बोला था कि वो अपना सब कुछ वापस लेकर रहेगी। वहीं तन्वी को प्रिशा की जान लेने का मन कर रहा था, साथ ही उसे डर भी था कि कहीं प्रिशा की बातें सच ना हो जाए। इधर राघव जी को प्रिशा पर प्राउड फील हो रहा था। उनकी पोती अपने दम पर इस मुकाम पर पहुंची थी। रोहन जी को आज पता चल रहा था कि उनकी बेटी कितनी काबिल है। तन्वी तो सिंघानिया फैमिली की वजह से मॉडलिंग इंडस्ट्री में थी। मिश्र प्रिशा ने खुद के दम पर यह मुकाम हासिल किया था। वो खुद के दम पर इंडस्ट्री में थी, और वो इंडिया ही नहीं पूरी दुनिया में फेमस थी। इधर प्रिशा को तन्वी की बेइज्जती करके काफी अच्छा लग रहा था। उसने खुद से कहा अभी तो बस शुरुआत है, मैं तुम तीनों को नरक के दर्शन इसी जन्म में कराऊंगी। तन्वी अब तुम्हें पता चलेगा कैसा लगता है जब आपकी चीजों पर कोई और हक जताए, मगर वो चीजें तो फिर भी मेरी है। थोड़ा ही देर बाद उसकी कार उसके मेंशन पर आकर रुकी। वो कार से उतरकर अंदर चली गई। उसने पार्टी वेन्यू में कुछ नहीं खाया था, इसलिए उसने रास्ते में ही कुक से खाना बनाने को बोल दिया था। प्रिशा को देखते ही सर्वेंट्स और कुछ ने ग्रीट किया। प्रिशा ने बोला मिस्टर पीटर खाना लगाइए, मैं आ रही हूँ। इतना बोलकर अपने कमरे में चली गई। कमरे में पहुंचकर उसने शावल लिया और बाथरोब पहनकर बाहर आ गई। उसने अपने गीले बाल सुखाए और वहां से क्लोजेट में चली गई। थोड़ा ही देर बाद वो एक टी शर्ट और शॉर्ट्स में बाहर आए और वहां से बाहर निकल गई। वो सीढ़ियों से नीचे उतरी और डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गई। वो कुर्सी पर बैठ गई। एक मेड ने खाना सर्व किया तो प्रिशा खाना खाने लगी। प्रिशा ने उन सबको जाने को बोल दिया तो वो लोग सर्वेंट्स क्वार्टर में चले गए। प्रिशा ने भी अपना डिनर किया और अपने कमरे में चली गई। इधर लंदन में एक बनगे से मीटिंग हॉल में मीटिंग हो रही थी, जिसमें एक लड़का जिसकी उम्र करीब 21 साल होगी, वो लड़का बैठा हुआ था। उसकी हेजल ग्रीन आइज इस वक्त गुस्से से लाल हुई थी और पास बैठे लोग डरे हुए थे। वो बेहद गुस्से में बोला तुम लोगों की इतनी हिम्मत हो गई कि तुम लोग कबीर राणा को धोखा दोगे। वहीं कुछ लोग फॉरेनर और कुछ लोग इंडियन थे। सभी लोगों के माथे से ठंडा पसीना निकल रहा था। तभी कबीर ने अपनी गन निकाल दी और उसको अपने हाथों पर घुमाने लगा। उसके ऐसे करने से सबकी जान उन गले में अटक गई। तभी कबीर बोला वो कौन था जिसने पैसों की हेरा फेरी करने की हिम्मत की, सामने आओ वरना अगर मैं उसे सामने ला गया तो अच्छा नहीं होगा। इतना बोलने के बाद भी जब कोई सामने नहीं आया तो कबीर का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। वो जोर से चिल्लाया गार्ड्स। तो 15 गार्ड्स जिनके ड्रेस पर ईगल का लोगो लगा हुआ था, वो जल्दी से अंदर आए। उनके आते ही सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे, क्योंकि वो गार्ड्स काफी खतरनाक थे और जो भी उनके बॉस को धोखा देता था उसको बहुत बेरहमी से मार देते थे। तभी 2 आदमी कबीर के पैरों में गिर गए और उससे माफी मांगने लगे। उन्हें देखकर कबीर के चेहरे पर एक इविल स्माइल आ गई। उसने अपने हाथ को अपनी गर्दन में रखा और उस पर हाथ फिराने लगा, तो गार्ड्स भी डर से कांपने लगे, क्योंकि कबीर जब भी ऐसा करता था तब उसका गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका होता था। यहाँ तक कि वो तब अपने दुश्मन को इतनी बेरहम मौत देता था कि गार्ड्स भी उसके साइको रूप को देखकर डर से कांपने लगते थे।
कबीर मिस्टर स्मिथ और मिस्टर शर्मा के बालों को बेरहमी से पकड़ा और उन दोनों को उठाकर दोनों के सिर को जमीन पर दे पटका, जिससे उनके माथे से हल्का सा खून रिसने लगा। कबीर ने मिस्टर स्मिथ के जिब्बे को पकड़ा और बोला, मेरे पैसे को तूने अपने बाप का माल समझ रखा जो तूने उसमें मेरा फेरी की? हाँ, चल मेरे सारे पैसे अभी वापस कर, उसके बाद तुम दोनों को मैं जाने दूंगा। उन दोनों ने वो पैसे अभी खर्च नहीं किए थे। दोनों ने जल्दी से सारा पैसा कबीर को ट्रांसफर कर दिया। जैसे ही पैसे आए, कबीर ने दोनों को एक कुर्सी से बांधा और दोनों को चाबुक से पीटने लगा। वहीं सब लोग डर से कांपने लगे, मगर कबीर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने उन दोनों को तब तक पीटा जब तक वो दोनों बेहोश नहीं हो गए। जैसे ही वो बेहोश हुए, कबीर ने उन दोनों के शरीर में नमक मिर्च का पानी डाल दिया, जिससे दोनों तड़पते हुए होश में आए। उन दोनों को इतना दर्द हो रहा था कि दोनों दर्द से रोने लगे। कबीर इतने में भी नहीं रुका, उसने उनके आधे शरीर में पेट्रोल डालकर आग लगा दी, जिससे दोनों दर्द से चिल्लाने लगे। तभी कबीर ने उन पर पानी डाला, वो आग लगाता फिर पानी डालता। जब कबीर को अपने किए कामों से बोर होने लगा तो उसने गन लोड की और एक गोली दोनों के पैरों में और एक गोली कंधे पर और एक गोली बिल्कुल माथे के बीच में मारी, जिससे दोनों की मौत हो गई। वहीं कबीर का ऐसा रूप देखकर सब डर से कांपने लगे। उन्होंने कसम खाई कि वो मर जाएंगे मगर कभी भी कबीर को धोखा देने की गलती नहीं करेंगे। कबीर ने अपने गार्ड्स को सब साफ करने का बोलकर वहां से बाहर निकल गया। वहीं गार्ड्स ने सब कुछ साफ किया और वहां से निकल गए। कबीर का असिस्टेंट अभी ही आया था। जब उसने गार्ड्स के हाथों पर डेड बॉडीज देखी तो वो समझ गया आज फिर किसी ने उस डेविल को जगा दिया होगा। कबीर राणा इंडस्ट्री का सीईओ, हेजल ग्रीन आइज, ब्लैक सिल्की बाल, 6 फुट 1 इंच हाइट, 8 पैक एब्स, तीखी नाक, पतले रेड लिप्स और एकदम परफेक्ट जॉलाइन, एप्पल सेफ की चिन और एकदम परफेक्ट बॉडी देखने वाला बंदा बस उसे एक नज़र देखकर ही अपना दिल हार जाए। कबीर अभी 21 साल का था मगर उसका ऑरा और दिमाग बहुत खतरनाक और तेज था। कबीर का असिस्टेंट तरुण ठाकुर हैंडसम मगर कबीर से कम। इनकी उम्र 24 साल है। तरुण ने कबीर के कैबिन में नॉक किया तो अंदर से कबीर की कोल्ड मैग्नेटिक आवाज आई, कम इन। तो तरुण अंदर आया। तभी कबीर बोला, बोलो क्या बात है? तो तरुण बोला, बॉस आपके घर से फोन था और हमारी इंडिया वाली कंपनी में कोई गंगाई हो रही है। तो कबीर का ऑरा फिर से खतरनाक होने लगा। वो बोला, हम आज रात को ही निकलेंगे। तो तरुण वहां से बाहर चला गया। कबीर अपना काम करने लगा। प्रिशा की सिंघानिया मेंशन में एंट्री। इंडिया में अगली सुबह आज एयरपोर्ट में मीडिया की काफी भीड़ लगी हुई थी, क्योंकि द मोस्ट हैंडसम कबीर मल्होत्रा अपने देश लौट रहे थे। जैसे ही मीडिया ने कबीर को देखा सब उसकी पिक्स क्लिक करने लगे, क्योंकि वो एक तो काफी रिच था, ऊपर से उसकी हैंडसमनेस लोगों को पागल करती थी। तभी कबीर के गार्ड्स ने उसे कवर किया और उसे लेकर गानगाई के पास आए। ड्राइवर ने गाड़ी खोली तो कबीर उसमें बैठ गया। तरुण पैसेंजर सीट पर जाकर बैठ गया। उनकी गाड़ी वहां से निकल गई। अभी सुबह के करीब 9 बज रहे थे। इधर सिंघानिया मेंशन में आज शांति पूजा रखी गई थी, जिसमें सिर्फ फैमिली मेंबर्स ही मौजूद थे। तभी सिंघानिया मेंशन में एक गानगाय आकर रुकी। गानगाय की रुकने की आवाज सुनकर राघव जी, राधा जी और प्रिंस के चेहरे पर मुस्कान खिल गई। वो दरवाजे की तरफ देखने लगे। तभी दरवाजे से एक बला की खूबसूरत लड़की अंदर आई। सबकी नजर उस लड़की पर थम सी गई। उसने रेड कलर का अनारकली पहन रखा था, जो उसके गोरे रंग पर बेहद खूबसूरत लग रहा था। रागिनी जी और तन्वी के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि वो प्रिशा थी। प्रिशा अंदर आई, उसने दादा दादी के पैर छुए, उसके बाद प्रिंस के पैर छूकर उसके गले लग गई। वहीं प्रियांश की आंखों में नमी उतर आई, मगर वो क्या बोलता। रोहन जी भी प्रिशा को गले लगाना चाहते थे, मगर वो कभी उसका स्टैंड नहीं ले पाए तो प्रिशा शायद ही कभी उसे माफ करेगी। तभी रागिनी जी बोली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? प्रिशा ने उन्हें ऐसे देखा जैसे वो कोई पागल हो, और उसने मजाक उड़ाते हुए कहा, वही जो आपकी कचरा बेटी कर रही है। मिसेज सिंघानिया भूलिएगा मत, ये घर दादू दादी का है, और वैसे भी मैं उनका अपना खून हूं, ना कि ये कचरा लड़की। तो आइंदा से अपना मुंह तभी खोलिए जब आपको तर्क वाली बातें करनी हो, ना कि बिना सिर पैर वाली बातों के लिए। तन्वी को बेहद गुस्सा आ रहा था। उसे खुद के लिए कचरा सुनना बहुत बहुत गुस्सा दिलाता था। वहीं प्रियांक बोला, बकवास बंद करो, इस घर की बेटी और मेरी बहन ही तन्वी है, ना कि तुम। तभी प्रिशा बोली, तुम्हारे बोलने से सच नहीं बदलेगा, और हाँ ये सच है कि तुम्हारी बहन और मिसेज सिंघानिया की बेटी तन्वी ही है, मगर वो इस घर की बेटी नहीं है। ये घर मेरा है, और अगर आइंदा से अपनी इस संग से उठाई बहन को मेरी जगह देने की कोशिश की तो तुम्हारे और तुम्हारी इस घटिया बहन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। तभी राघव जी बोले, प्रिंसेस चलो पूजा कर लेते हैं। इतना बोलकर वो उसका हाथ पकड़कर अपने साथ ले गए।
तभी पंडित जी आ गए और पूजा स्टार्ट हो गई। पूजा लगभग 2 घंटे बाद पूरी हुई। उसके बाद प्रसाद और खाना खाया और हॉल में बैठ गए। तभी एक नौकर प्रेषा का सामान लाया तो राघव जी बोले, इस सामान को उस कमरे में रख दो जहां जिस कमरे को मैंने साफ करने के लिए बोला था। तो नौकर उसे लेकर 3rd-4th फ्लोर पर चला गया, जहां पर सिर्फ प्रिंस का रूम था। तन्वी का ये देखकर मुंह काला पड़ गया। उसने बहुत जिद की थी कि उसे भी 4th फ्लोर का बंगा कमरा चाहिए, मगर प्रिंस और राघव जी ने उसे मना कर दिया। तभी तन्वी बोली, दादू आपने वो कमरा मुझे तो नहीं दिया तो प्रेषा को क्यों? तो राघव जी बोले, क्योंकि वो मेरी पोती है, मेरा खून। जैसे ही उन्होंने ये बोला तन्वी का चेहरा काला पड़ गया। तभी वो खुद को संभालते हुए बोली, मगर मैं भी तो आपकी पोती हूं ना। तभी राघव जी बोले, तुम मेरी पोती थी मगर अब नहीं हो। तुम जैसी चालबाज लड़की मेरी कुछ नहीं हो सकती। और एक बात कान खोलकर सुन लो, ये घर, ये सारी चीजें जिस पर तुम अपना हक समझती हो, ये सब तुम्हारा नहीं है, ये सब प्रेषा का है। तो तुम ये मत सोचना तुम पहले की तरह उसे टारगेट कर सकती हो। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारा इस घर में आखिरी दिन होगा। तभी रागिनी जी बोली, पापा आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? तन्वी भी इस घर की बेटी है, वो हमारे साथ बचपन से रही है। तो राघव जी, वो सिर्फ तुम्हारी और तुम्हारे इस बेटे, उन्होंने प्रियांक की तरफ इशारा करते हुए कहा, इसकी बहन है, वो इस घर की बेटी नहीं है। खबरदार, जो तुमने मेरी प्रेषा का हक इस चालबाज लड़की को देने की कोशिश भी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना बोलकर राघव जी और राधा जी वहां से चले गए। उनके पीछे ही प्रिंस भी चला गया। प्रियांश ने एक नज़र उन लोगों को देखा और वो वहां से बाहर की तरफ चला गया। वहीं रोहन जी भी उठे और वहां से चले गए। सबके जाने के बाद तन्वी रोने लगी। मॉम देखो ना, सब क्या बोल रहे थे, ये घर मेरा है ना मॉम, मैं क्या करूंगी? अगर मेरे दोस्तों को पता चल गया तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। तभी रागिनी जी उसको अपने गले लगाते हुए बोली, बच्चा तुम फिक्र मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये घर तुम्हारा है और तुम ही इस घर की प्रिंसेस हो, उस लड़की को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। वहीं तन्वी के चेहरे पर मक्कारी भरी मुस्कान आ गई, जो उसने बन गए आसानी से छुपा ली। इधर राणा मैंशन के सामने बहुत सारी गाड़ियां आकर रुक गई और उसमें से सबसे महंगी कार में से कबीर राणा निकला और अपने तेज कदमों से मैंशन के अंदर जाने लगा। मगर तभी एक आवाज आई, वहीं रुक जाइए। ये आवाज थी कबीर राणा की दादी की। कबीर के पैर वहीं रुक गए। तभी एक औरत उसके सामने आई जिनकी उम्र करीब 65 साल होगी, मगर वो अभी भी काफी जवान थी। सामने आए और उन्होंने कबीर की आरती उतारी और कबीर की नजर उतारकर सब कुछ नौकरों को देकर उसके सीने से लग गई। कबीर ने भी अपनी दादी को होल्ड कर लिया। उसके बाद वो एक एक करके सबसे मिला। वैसे तो कबीर हॉटलेस था, मगर वो अपनी फैमिली, खासकर अपनी मॉम, बहन और दादी से सबसे ज्यादा प्यार करता था। तभी एक लड़की आकर उसके सीने से लग गई और शिकायत करते हुए बोली, भाई आपको मेरी याद नहीं आती ना? तो कबीर के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो बोला, बच्चा ऐसा नहीं है। इतना बोलकर उसने उसके माथे को चूम लिया और अपने जेब से चॉकलेट निकालकर उसे दे दिया, जिसे देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान खिल गई। तो आइए मिल लेते हैं मल्होत्रा फैमिली से। दादाजी मिस्टर शेखर मल्होत्रा, उम्र 70 साल, मगर ये काफी फिट है। ये सख्त स्वभाव के इंसान हैं, मगर ये अपनी पत्नी, बहू और पोती से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। ये आर्मी में मेजर थे। दादी जी सरिता मल्होत्रा, उम्र 65 साल, ये वैसे तो बहुत स्वीट है, मगर जब गुस्सा आ जाए तो काफी खतरनाक बन जाती हैं। ये अपने परिवार से बेहद प्यार करती हैं। ये अपने पोते पोती से बहुत प्यार करती हैं, मगर कबीर इनका लाडला है। ये लोगों के चेहरे देखकर उनके बारे में बता देती हैं। पापा शिवम मल्होत्रा, ये काफी सख्त स्वभाव के हैं, मगर अपनी पत्नी से बेहद प्यार करते हैं। ये मल्होत्रा इंडस्ट्री के चेयरमैन हैं। इनकी उम्र 45 साल है। ये सबसे ज्यादा प्यार अपनी बेटी से करते हैं। इन्हें झूठे लोगों से सख्त नफरत है। माँ पल्लवी मल्होत्रा, ये काफी नर्म दिल औरत है और अपनी परिवार से बेहद प्यार करती हैं, मगर इन्हें दिखावा करने वाले इंसान नहीं पसंद। कबीर इनका लाडला है। इनकी उम्र 39 साल है। बहन आयशा राणा, ये बहुत मुंहफट और थोड़ा सी जिद्दी है। इसे अपने पैसों का घमंड दिखाने वाले और दूसरों की इंसल्ट करने वाले लोग नहीं पसंद। इनकी उम्र 20 साल है और ये अभी डिजाइनिंग कंपनी की ओनर है और इनका अभी कॉलेज का लास्ट ईयर है। कबीर राणा, राणा इंडस्ट्री का सीईओ। हेजल ग्रीन आइज, ब्लैक सिल्की बाल, 6 फुट 1 इंच हाइट, 8 पैक एब्स, तीखी नाक, पतले रेड लिप्स और एकदम परफेक्ट जॉलाइन, एप्पल सेफ की चिन और एकदम परफेक्ट बॉडी। देखने वाला बंदा बस उसे एक नज़र देखकर ही अपना दिल हार जाए। कबीर अभी 21 साल का था, मगर उसका ऑरा और दिमाग बहुत खतरनाक और तेज था। इनसे तो आप मिल ही चुके हो। प्रिशा का रागिनी जी को कड़वी बातें सुनाना।
कबीर की बहन आयशा के चेहरे पर चॉकलेट देखकर मुस्कान आ गई। आयशा कबीर से 1 साल छोटी थी, मगर उसे घर में सबसे ज्यादा प्यार किया जाता था। इधर सिंघानिया मेंशन में सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। प्रिशा अपने राघव जी और प्रिंस के बीच में बैठी हुई थी। वो दोनों बारी बारी से कुछ ना कुछ प्रिशा को सर्व कर रहे थे। तन्वी इससे अंदर ही अंदर कुढ़ रही थी, इसलिए वो बोली, प्रिशा दादू की अब उम्र हो गई है, तुम्हें खुद ये सर्व करना चाहिए, जिससे प्रिशा का चेहरा सख्त हो गया। उसने एक नज़र तन्वी को देखा और फिर स्माइल करते हुए बोली, वो क्या है ना मिस तन्वी, वो मेरे दादाजी हैं और मैं उनकी इकलौती पोती हूँ, इसलिए वो मुझे सर्व कर रहे हैं। और तुम होती कौन हो मुझे बताने वाली, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। तभी रागिनी जी बोली, ये क्या तरीका है तन्वी से बात करने का, उसने क्या गलत बोला, और वो भी इस घर की बेटी है। तभी प्रिशा ने उनकी तरफ देखा और बोली, ये सिर्फ आपकी गलतफहमी है कि ये इस घर की बेटी है। ये बेटी है मगर सिर्फ आपकी, इसका इस घर से कोई रिश्ता नहीं है। वैसे आप इसकी इतनी केयर करती हैं, अपने तीनों बेटों से ज्यादा इसे प्यार करती हैं, कहीं ये लड़की आपकी नाजायज बेटी तो नहीं है। वहीं उसकी बातें सुनकर रागिनी जी के माथे से पसीना आने लगा। उनके चेहरे पर घबराहट नजर आ रही थी। वहीं प्रिशा की इतनी किंगवी बातें सुनकर रोहन जी बोले, प्रिशा ये क्या तरीका है अपनी माँ से बात करने का, माफी मांगो उससे। तभी प्रिशा बोली, वो मेरी कोई माँ नहीं है और ना आप मेरे डैड हैं मिस्टर सिंघानिया। और इस घटिया औरत जो अपने बच्चों से ज्यादा दूसरे के खून को अपना मानती हो, ऐसी घटिया औरत से मैं बिल्कुल भी माफी नहीं मांगूंगी। इतना बोलकर वो खंगाई हुई और वहां से ऊपर चली गई। इधर सबका मूड भी खराब हो चुका था, सब लोग आधा खाकर ही उठ गए। प्रिशा के कमरे में उसने एक बैगी जींस और टी शर्ट पहना, आज उसके कॉलेज का पहला दिन था। उसने बालों की पोनीटेल बनाए और स्नीकर्स पहनकर नीचे आ गई। अभी हॉल में कोई मौजूद नहीं था। उसने एक नौकर जो कि काफी पुराने और अच्छे थे उनसे बोला, कमल दादू को बता दीजिएगा कि मैं कॉलेज जा रही हूँ, लंच तक आ जाऊंगी। इतना बोलकर वहां से बाहर निकल गई। वहीं प्रिशा के मुंह से पहले की तरह दादू सुनकर उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। प्रिशा बाहर आए और उसने अपनी रोल्स रॉयस कार निकाली जो वो कर सुबह लेकर आई थी, और वहां से निकल गई। तभी तन्वी भी तैयार होकर बाहर आए और अपनी कार में बैठकर वो भी कॉलेज की तरफ निकल गई। थोड़ा ही देर बाद तन्वी की कार स्टारलाइट यूनिवर्सिटी के आगे आकर रुकी। सब लोग उसे ही देखने लगे। सबको पता था कि तन्वी सिंघानिया खानदान की इकलौती बेटी है। वो बनगे घमंड से कार से उतरी और अपने दोस्तों के पास आकर बोली हो गई। सब उसकी चापलूसी करने लगे, जिससे उसके चेहरे पर घमंड भरी मुस्कान आ गई। तभी कॉलेज गेट पर एक रोल्स रॉयल आकर रुकी। सब उस कार को देखने लगे जो काफी कम लोगों के पास होती है। तभी उस कार को पार्किंग में लगाकर तभी बंगाई स्टाइल से कार से प्रिशा बाहर आए और वहां से सीधा प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ चली गई। लड़के उसकी खूबसूरती में मंत्रमुग्ध होकर उसे निहारने लगे। वहीं कुछ लड़कियां जलन तो कुछ लड़कियां खोए हुए अंदाज में उसे देखने लगी। वहीं सब लड़कों का अटेंशन खुद की जगह प्रिशा पर देखकर तन्वी के तन बदन में आग लग गई। वो बेहद नफरत से अपने मन में बोली, प्रिशा यू बिच, तुम मेरी जगह कभी नहीं ले पाओगी। कॉलेज में मैं तुम्हें नहीं जानती, जिससे मेरी असलियत बाहर नहीं आएगी कि मैं नहीं बल्कि तुम सिंघानिया खानदान की असली बेटी हो। बेल बजी तो सब लोग क्लास की तरफ चले गए। तन्वी और प्रिशा से सेम डिपार्टमेंट चुना था, बिजनेस, क्योंकि दोनों ही मॉडलिंग में नंबर 1 और 2 पोजीशन में थे, इसलिए वो दोनों बिजनेस की पढ़ाई कर रहे थे। इधर प्रिंसिपल ऑफिस में प्रिशा को देखते ही प्रिंसिपल राजेश कुमार खंगे हो गए और बोले, अरे मिस सिंघानिया आप तो। प्रिशा बोली, मिस्टर कुमार मुझे फर्स्ट ईयर बिजनेस डिपार्टमेंट में एडमिशन चाहिए, आप दे सकते हैं। तो राजेश जी बोले, बिल्कुल ये कॉलेज आपका ही तो है। तो प्रिशा ने उन्हें घूर कर देखा और बोली, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, और हाँ यहाँ आप मुझे बाकी स्टूडेंट्स की तरह ही ट्रीट करेंगे। तो प्रिंसिपल ने अपना सिर हिला दिया और प्रिशा को लेकर क्लास की तरफ चले गए। अभी अकाउंट की पढ़ाई हो रही थी। जैसे ही सबने प्रिंसिपल को देखा सब ग्रीट करने के लिए खंगे हो गए। प्रिंसिपल ने सबको बैठने को बोला और प्रिशा को अपना इंट्रोडक्शन देने को बोलकर टीचर की तरफ मुड़ते हुए बोले, मिसेज घोष लंच टाइम में मीटिंग है तो टाइम पर पहुंच जाइएगा। इतना बोलकर वहां से निकल गए। तभी सभी बच्चों को प्रिशा की आवाज आए, हाय मेरा नाम प्रिशा सिंघानिया है। इतना बोलकर वो चुप हो गई। तभी टीचर ने उसे फर्स्ट बेंच पर बिठा दिया। उसके बगल में एक हैंडसम लड़का बैठा था, मगर प्रिशा ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपनी सीट पर बैठ गई। वहीं अपनी क्लास में प्रिशा को देखकर तन्वी के हाथों की मुट्ठियां कस गई। उसने नफरत से प्रिशा को देखा और अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया।
इधर दूसरी तरफ राणा मैंशन में कबीर सबसे मिलने के बाद अपने कमरे में गया और शावर लेकर ऑफिस के लिए तैयार हो गया। उसने ब्लैक कलर की बिजनेस सूट पहना और वहां से नीचे चला गया और अपनी मॉम के माथे को चूम कर ऑफिस के लिए निकल गया। वो बाहर आया तो बाहर उसके लिए गानगाई खंगाई थी। वो गानगाई में बैठ गया तो ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी और उसे ऑफिस की तरफ मोड़ दी। प्रिशा की फाइट होना। राणा एम्पायर, जो कि लगभग 50 मंजिला बिल्डिंग थी, जिसके बाहर बंगे बंगे अक्षरों में राणा इंडस्ट्री लिखा हुआ था। तभी ड्राइवर ने कार का गेट खोला। कबीर अपने कोल्ड फेस एक्सप्रेशन के साथ कार से उतरा और तेज कदमों से अंदर चला गया। वहीं सब लोग कबीर को देखकर अपनी जगह पर खंगे हो गए और सबने उसे ग्रीट किया, मगर उसने सबको इग्नोर कर दिया और वहां से लिफ्ट में चला गया। कबीर की लिफ्ट ऊपर की तरफ जाने लगी। तभी टॉप फ्लोर आया और लिफ्ट रुक गई। कबीर बाहर आया और अपने कैबिन की तरफ निकल गया। वो अपने कैबिन में गया, उसका कैबिन में गया और अपनी चेयर पर बैठ गया। कबीर का कैबिन काफी डार्क वाइब दे रहा था। उसका कैबिन ब्लैक एंड व्हाइट था। तभी उसके केबिन में नॉक हुआ तो कबीर ने अपनी डोमिनेटिंग वॉइस में बोला, कम इन, तो तरुण अंदर आ गया। उसने कबीर को आज का शेड्यूल बताया। आज कबीर ने सभी डिपार्टमेंट के लोगों के साथ मीटिंग रखी हुई थी। तभी कबीर बोला, ठीक है, एक कॉफी भेजो। तरुण वहां से चला गया। कुछ देर बाद फिर से डोर नॉक हुआ। कबीर ने कम इन बोला तो एक पियून अपने हाथ में कॉफी लेकर रूम में आया और उस कॉफी को टेबल में रखकर खंगा हो गया। तो कबीर ने इशारे से बाहर जाने को बोला और कॉफी उठाकर पीने लगा। उसने कॉफी खत्म की और केबिन से बाहर चला गया। वो केबिन से निकलकर मीटिंग रूम की तरफ चला गया। जैसे ही वो मीटिंग हॉल में आया, सब लोगों ने उसे खंगे होकर ग्रीट किया और उसके बैठने के बाद सब लोग अपनी सीट्स पर बैठ गए। तरुण भी वहां की सेकंड सीट पर बैठ गया। तभी मीटिंग स्टार्ट हुई और सब ध्यान से प्रेजेंटेशन देखने लगे। इधर स्टारलाइट कॉलेज में सारी क्लासेज ओवर होने के बाद प्रिशा अपनी जगह से खंगाई हुई और वहां से निकलकर कैंटीन की तरफ चली गई। वो जैसे ही कैंटीन में पहुंची, सब लोग उसे देखने लगे, क्योंकि वो इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि उस पर से नजरें हटाना काफी मुश्किल था। वहीं तन्वी भी अपनी दोस्तों उर्फ चमचियों के साथ कैंटीन में बैठी हुई थी। उसे प्रिशा को देखकर बेहद गुस्सा आ रहा था, मगर वो चाहकर भी प्रिशा का कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी, क्योंकि अब घर में पहले की तरह उसकी मॉम की नहीं चलती थी। तभी एक कुछ सीनियर्स ने प्रिशा का रास्ता रोक दिया और उस गैंग के कुछ लड़के प्रिशा को अपनी हवस भरी नजरों से देखने लगे। उस गैंग में 4 लड़के और 3 लड़कियां थी। उन सभी लड़कियों ने काफी रिवीलिंग और बोल्ड ड्रेसेस पहनी थी, साथ में भर भर कर मेकअप भी किया हुआ था। तभी एक लड़की जिसका नाम प्रिया था, वो प्रिशा की खूबसूरती से जलते हुए बोली, जूनियर हो ना। तो प्रिशा ने अपना सिर हिला दिया। तभी प्रिया बोली, तुम्हें पता है ना, हम तुम्हारे सीनियर हैं, हमें सिर झुकाकर ग्रीट करो और हम तुम्हें एक टास्क देंगे, तुम्हें वो करना होगा। इधर तन्वी के चेहरे पर शातिर मुस्कान आ गई। तभी तन्वी सोचने लगी। फ्लैशबैक। जब सभी लड़के प्रिशा के पीछे अट्रैक्ट हो रहे थे तो तन्वी उदास होने का ड्रामा करते हुए बोली, यार वो लड़की कितनी खूबसूरत है, अब तो वही कैंपस ब्यूटी बन जाएगी। वैसे सही भी है, वो ये टाइटल डिजर्व करती है। तभी एक लड़की बोली, नहीं तन्वी, तुम उससे ज्यादा सुंदर हो, उसका बस चेहरा ही सुंदर है, बाकी उसमें बहुत एटीट्यूड भरा हुआ है। मगर तुम कितनी काइंड हार्टेड हो, तुम तो एक मासूम गुड़िया हो। तुम चिंता मत करो, हमारे लिए तुम ही कैंपस ब्यूटी का टाइटल डिजर्व करती हो। वहीं कोई और भी था जो ये सब सुन रहा था। वो लड़का था आदित्य चौधरी, बुली गैंग पैंथर ग्रुप का लीडर, और वो तन्वी को मासूम और दयालु समझता है, इसलिए वो तन्वी को काफी पसंद करता था। वहीं वो वहां से चला गया। तन्वी ने उस जगह को देखा और उसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ गई। फ्लैशबैक एंड। तभी तन्वी ने एक नजर आदित्य को देखा और उसे एक स्माइल पास कर दी, जिससे आदित्य को काफी अच्छा लग रहा था। तभी प्रिशा ने उन सबको ग्रीट किया, मगर वो झुकी नहीं, जिससे चिकर रावी दत्ता ने बोला, झुक और फिर से ग्रीट करो। तभी प्रिशा बोली, मैंने आप लोगों को ग्रीट किया और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि इधर आपके साथ बैठकर ये सब करूं। तभी जिया रॉय बोली, तुम्हें किसी लड़के को लिप्स पर किस करना है। तभी प्रिशा ने उन सबको देखा और बोली, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, अब हटिए और मुझे जाने दीजिए। वहीं उसको बात ना मानता देख उन सबको गुस्सा आने लगा। तभी उन्हें किसी की चीख सुनाई दी। सबने देखा तो प्रिशा ने उस लड़के को पंच मारे थे 2-3। सभी लोग मुंह खोले प्रिशा को देख रहे थे, क्योंकि वो निहार सभरवाल था, जो कि एक पॉलिटिक्स बेटा था। उसके बाद प्रिशा ने निहार का जबड़ा पकड़ते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे छूने की कोशिश करने की। वहीं उसका इतनी डरावनी आवाज और औराए को देखकर लोगों की हालत खराब हो गई। वहीं वो बुली गैंग भी डर गई थी।
प्रिशा ने उन सबको वहां से जाने का इशारा किया और वहां से पार्किंग में आ गई। उसने गानगाई को घर की तरफ मोड़ दिया। इधर तन्वी ने जब प्रिशा को उस लड़के को प्रिशा से मार खाते हुए देखा तो उसने अपने हाथों की मुट्ठियां कस गई और वो नफरत से बोली, बस इंतजार करो, मैं फिर से तुम्हें सबकी नजरों में गिरा दूंगी। इतना सोचकर पैर पटकते हुए वहां से निकल गई। इधर प्रिशा सिंघानिया मेंशन पहुंची। उसने देखा उसके दादा दादू हॉल में बैठे हुए हैं तो वो भी उनके पास बैठ गई। तभी वो बोली, दादू मैं चेंज करके आती हूँ, फिर बाद में लंच करते हैं। तभी दादी बोली, बिल्कुल, तुम्हारी दादी ने जो आज अपने हाथों से अपनी लाडो के लिए लंच बनाया है। इतना सुनते ही प्रिशा के चेहरे पर एक दिलकश मुस्कान आ गई और वो वहां से चली गई। जैसे ही सीढ़ियां चढ़ने को हुई किसी ने उसे आवाज दी, जया श्रीवास्तव। जब उसने आवाज सुनी तो उसके चेहरे पर शातिर मुस्कान आ गई। प्रिशा पलट गई तो उसने देखा वहां एक औरत जिसकी उम्र यही कोई 55 साल होगी। ये औरत राघव जी की इकलौती बहन जया श्रीवास्तव थी, जिनकी शादी काफी बनगे घराने में हुई थी। वहीं उन्हें देखकर दादा दादी के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। तभी जया जी प्रिशा से बोली, प्रिंसेस आप वहां क्यों खंगाई हैं? यहाँ आइए अपनी बुआ दादी के पास। तो प्रिशा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो उनके पास गई और उनके पैर छू लिए। उन्होंने प्रिशा के सिर पर हाथ फेरा और उसे अपने गले लगा लिया। प्रिशा को उनके साथ काफी सिक्योर फील होता था। तभी प्रिशा उनसे अलग हुई और अपने कमरे की तरफ चली गई। उसने शावर लिया, कंफर्टेबल कपड़े पहने, अपने बालों को सुखाकर एक बन बनाया और कमरे से निकल गई। वो जब नीचे आई तो सभी लोग बैठे हुए थे। प्रिशा भी अपनी कुर्सी में बैठ गई। तभी तन्वी भी आकर अपनी जगह पर बैठ गई। उसने जब जया जी को देखा तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि जया जी तन्वी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि तन्वी की चालबाजियां वो अच्छे से समझती थी। जब से प्रिशा घर आए और उसे उसका हक नहीं मिला तो जया जी बहुत ज्यादा भड़की, मगर अचानक उनके घर में कुछ इमरजेंसी बन गई जिससे उन्हें जाना पड़ा, मगर वो फिर से आ गई थी। अब तन्वी ड्रामा करके किसी को भी प्रिशा के खिलाफ नहीं भड़का पाएगी। वो अपनी जगह से उठी और जैसे ही जया जी के पैर छूने को हुई उन्होंने अपने पैर पीछे खींच लिए और बोली, खबरदार, जो मुझे छुआ तो तुम बिना किसी रिश्ते के ये दिखावा क्यों कर रही हो? वहीं उनकी बातें सुनकर प्रिंस और प्रिशा को काफी मजा आ रहा था। रागिनी जी भी जया जी के आगे कुछ नहीं बोल पाती थी, क्योंकि आधी प्रॉपर्टी उनके नाम पर थी। तन्वी की आंखों में आंसू बह गए। वो सिंघानिया मेंशन को अपना ही घर समझती थी, मगर जब लोग उसे ये एहसास करवाते कि वो उनका खून नहीं है तो उसे बेहद गुस्सा और दुख होता था। तभी प्रियांक बोला, बुआ दादी आप तन्वी से ऐसा क्यों बोल रही है? वो इस घर की बेटी और मेरी बहन है। तभी जया जी ने उसे अपनी तीखी नजरों से देखा और प्रियांक को देखते हुए बोली, अच्छा अब तुम मुझे बताओगे कि मुझे किस तरीके से बात करनी चाहिए? वहीं उनकी बातें सुनकर प्रियांक का मुंह बंद हो गया। जया जी तन्वी को देखते हुए बोली, खबरदार, इस लड़की को इस घर की बेटी बनाने की कोशिश की तो ये मेरे रोहन का खून नहीं है। इस घर की प्रिंसेस और इकलौती बेटी प्रिशा है, ना कि ये पता नहीं किसका गंदा खून है, ये जिसके खून में चालाकियों और धोखा झूठ के अलावा कुछ नहीं है। वहीं तन्वी के बारे में ऐसी बातें सुनकर रागिनी जी बोली, दीदी ये आप मेरी बच्ची के बारे में कैसी बातें कर रही हैं? उस पर क्या असर होगा आपकी बातों का? वो कभी बच्ची है। तभी जया जी बोली, रागिनी बहू एक बात बताओ, तुम तन्वी की सगी माँ हो या प्रिशा की? अगर जो ये सच ना जानता हो कि प्रिशा ही तुम्हारी असली बेटी है, उसे लगेगा कि तन्वी तुम्हारी असली बेटी है। क्या बात है, ये ममता तन्वी के लिए ही क्यों जागती है, जबकि तुम्हारी सगी बेटी तो प्रिशा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये तुम मेरे रोहन को धोखा दे रही हो और ये तुम्हारी नाजायज बेटी हो? वहीं उनकी ऐसी बातें सुनकर सब सन रह गए। रागिनी जी के चेहरे का रंग उड़ गया और उनके माथे से पसीना बहने लगा। वहीं प्रिशा को बहुत मजा आ रहा था। वो रागिनी जी के चेहरे को देख रही थी, जिसका रंग उनका हुआ था। तभी रोहन जी बोले, बुआ जी ये आप कैसी बातें कर रही हैं? तभी जया जी बोली, मैंने बस एक बात बोली, तुम्हें नहीं लगता कि रागिनी बहू अपनी बेटी से ज्यादा किसी और के खून से प्यार करती है? माना वो बचपन से तुम लोगों के साथ रही है, मगर एक माँ जिसने जन्म दिया हो, वो अपनी बेटी को जन्म दिया हो, वो अपने बच्चे के साथ ये परायों वाला व्यवहार तो नहीं करेगी। तभी राघव जी बोले, अब बातें छोड़ो और लंच करो। सभी अपना अपना लंच करने लगे। लंच करने के बाद सभी लोग हॉल में बैठ गए। तभी जया जी ने सबको उनका गिफ्ट दिया, मगर उन्होंने तन्वी को कोई भी गिफ्ट देने की जहमत नहीं उठाई। मगर जब प्रियांक बोला, बुआ दादी तन्वी का गिफ्ट, तो जया जी बोली, मैंने बस फैमिली मेंबर्स के लिए गिफ्ट खरीदे थे। वहीं उनकी ऐसी बातें सुनकर तन्वी की आंखों से आंसू बहने लगे और वो वहां से चली गई।
वहीं उसे इस तरह से रोता देख रागिनी जी भी उनके पीछे चली गई। बाकी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, मगर प्रियांक नफरत से प्रिशा को देखने लगा। मगर जैसे ही प्रिशा ने अपनी खतरनाक आंखों से उसे देखा तो वो डर गया और उसने प्रिशा से अपनी नजरें हटा ली। उसके बाद सभी लोग अपने अपने कमरे में चले गए। इधर तन्वी अपने कमरे में बैठकर रागिनी जी के गले लगे हुए रो रही थी। रागिनी जी उसे शांत करवाते हुए बोली, बच्चा ये सब तुम्हारा ही है, मैं उस लड़की को तुम्हारा कुछ भी नहीं छीनने दूंगी, आखिर इसके लिए मैंने काफी मेहनत की है। तो तन्वी रागिनी जी को देखने लगी। रागिनी जी ने बात बदलते हुए कहा, चलो अब जाओ, फ्रेश हो जाओ और फिर थोड़ा रेस्ट कर लो। रागिनी जी वहां से चली गई और अपने कमरे की तरफ चली गई। रोहन जी प्रिशा के पैदा होने के बाद कमरे में नहीं रहते थे, वो ज्यादा टाइम ऑफिस में ही बिताते थे। उन्हें रागिनी जी के साथ पहले जैसा फील नहीं होता था, मगर वो सोचते थे ये उनका वहम है या काम की टेंशन के वजह से शायद ऐसा हो रहा हो। उन्हें तन्वी से भी अपनापन नहीं लगता था, मगर वो उसे प्यार करते थे क्योंकि उनके हिसाब से वो उनकी इकलौती बेटी थी। मगर फिर भी जब प्रिशा आई वो चाहते थे उसे प्यार करना, मगर रागिनी जी उन्हें इमोशनल ब्लैकमेल करती थी कि तन्वी को बुरा लगेगा, वो हमारे साथ बचपन से है। रोहन जी ने गलती से ही सही मगर प्रिशा को हट कर दिया। रोहन जी ये सब सोच रहे थे, तभी उन्हें रागिनी जी रूम में आती दिखी। वो कुछ बोलती कि रोहन जी का फोन रिंग करने लगा और वो वहां से बाहर चले गए। रागिनी जी उनको बाहर जाते बस देखते रह गई और खुद से बोली, रोहन जी आप मुझसे दूर नहीं रह सकते। इतना बोलकर वो बेड पर लेट गई। रिद्धिमा सिंघानिया। रोहन जी के फोन में एक औरत की फोटो थी जो कि बेहद खूबसूरत थी। रोहन जी और वो औरत एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। उनकी शादी भी हो चुकी थी, मगर जब घर वालों की रजामंदी से दोबारा शादी होने वाली थी तो उनकी जगह रागिनी जी से उनकी शादी हो गई, क्योंकि उनको खबर मिली कि वो मर गई हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये आपको बाद में पता चलेगा। मगर रोहन जी कभी भी रागिनी जी के करीब नहीं गए क्योंकि वो अपनी पहली बीवी से बेहद प्यार करते थे। उनका नाम रिद्धिमा सिंघानिया था, मगर वो शादी के दिन अचानक गायब हो गई और जब रोहन जी ने उनका पता लगाया तो उनकी मौत हो गई है। ऐसी खबर मिली, मगर उनकी लाश अभी तक नहीं मिल पाई। रोहन जी ने जब उनसे शादी की तो प्रियांक और प्रिंस हो चुके थे, मगर वो बेहद छोटे थे। तभी रागिनी जी ने धोखे से शादी कर ली, मगर उन्होंने सबसे बोला कि रिद्धिमा जी के ना मिलने पर उनकी जगह बैठ गई थी। रागिनी जी रिद्धिमा जी की चाचा की बेटी थी। वो दोनों भी रागिनी जी की तरह चालबाज थे, मगर रागिनी जी ने उन तीनों बच्चों को काफी प्यार दिया। मगर एक बार रोहन जी ने बेहद पी ली थी। दूसरे दिन रागिनी जी ने रोते हुए उन्हें बताया कि रोहन जी और उनके बीच कल रात सब कुछ हो चुका है, जो एक पति पत्नी के बीच होता है। रोहन जी को बेहद शर्मिंदगी फील हुई। उन्होंने अपने प्यार को धोखा दिया है, उन्हें ऐसा लगता था, इसलिए उस दिन के बाद वो घर कम आया करते थे और रात को तो वो बस कभी कभी आया करते थे। सभी को लगता था तन्वी रागिनी जी और रोहन जी की बेटी है, मगर तन्वी नहीं, प्रिशा उनकी बेटी थी। रागिनी जी भी जब प्रिशा उनके हाथ में आई तो वो बेहद खुश थी, मगर रोहन जी या रागिनी जी ने उसे ठीक से नहीं देखा। मगर जब बच्चे चेंज हो गए उसी टाइम रोहन जी वहां आए थे। उन्होंने जब सबसे पहले तन्वी को गोद में लिया तो उन्हें कोई एहसास नहीं हुआ, मगर उन्होंने सोचा शायद वो बेहद डरने हुए हैं, शायद इसलिए ऐसा महसूस हो रहा हो। क्योंकि रोहन जी भले ही रागिनी जी से प्यार नहीं करते थे, मगर वो अपनी बेटी से बेहद प्यार करते थे। मगर वो रागिनी जी की बातें मानते थे क्योंकि उन्होंने उनके तीनों बच्चों को बहुत प्यार दिया। मगर तन्वी के पैदा होते ही उनका सारा ध्यान सिर्फ तन्वी पर रहता था। मगर प्रियांश और प्रियांक भी तन्वी से बेहद प्यार करते थे। प्रिंस भी तन्वी से जब छोटी थी तब उसे बेहद प्यार करता था, मगर जैसे जैसे उसे तन्वी की चालबाजियों के बारे में पता चला उसे तन्वी से नफरत हो गई। मगर जब उसे पता चला कि उसकी बहन तन्वी नहीं बल्कि प्रिशा है, तब से वो हमेशा अपनी बहन के आसपास रहता था। जब उसने देखा दादा दादी के अलावा कोई भी प्रिशा की केयर प्यार नहीं करता तो वो प्रिशा को और भी ज्यादा प्यार देने लगा। अभी रोहन जी ये सब सोच ही रहे थे कि उनकी आंखों से आंसू बहकर उस फोटो गिर गए। प्रिंस रागिनी जी से ज्यादा रिद्धिमा जी के परिवार से कनेक्टेड फील करता था। वो जब भी रागिनी जी के मायके जाता था वो अपना ज्यादा टाइम रिद्धिमा जी के मम्मी पापा के साथ बिताया था। किसी भी बच्चे को इस बारे में पता नहीं था कि रागिनी जी उनकी असली मां नहीं है। शाम का समय सब लोग हॉल में बैठे हुए थे, तभी जया जी ने एक मेड को सरसों का तेल गरम करने को बोला। थोड़ी देर बाद तेल गरम हो गया तो जया जी ने उस तेल को थोड़ा ठंडा होने दिया।
उसके बाद उन्होंने प्रिशा को अपने पास बुलाया और उसके सिर पर मालिश करने लगी। वहीं उनका प्यार देखकर सबके चेहरों पर मुस्कान खिल गई। मगर रागिनी जी, तन्वी और प्रियांक को बेहद गुस्सा आ रहा था, क्योंकि जया जी हमेशा प्रिशा को बेहद प्यार करती थी, जिससे तन्वी को बेहद गुस्सा आता था। पिछले जन्म में बुआ दादी नहीं आ पाए क्योंकि उनकी कंपनी पूरी तरह से बैंकरप्ट हो गई थी। मगर इस बार हमारी प्रिशा ने बिना किसी की नज़र में आए उनकी मदद की, जिससे उनकी कंपनी अपने क्राइसिस से उभर गई और पहले की तरह उनकी कंपनी अच्छा बिजनेस करने लगी। तभी रागिनी जी बोली, बुआ जी क्यों ना आप तन्वी के सर की भी मालिश कर दें, उसके बाल भी काफी कमजोर हो गए हैं। तभी जया जी ने एक नज़र रागिनी जी को देखा और बोली, तुम खुद अपनी लाडली बेटी के सिर की मालिश करो। मेरे लिए ये लड़की सिर्फ एक बाहर वाली है, जो यहाँ मेरी बच्ची की जगह लेकर बैठी हुई है। उन्होंने तन्वी को घूरा और बोली, मगर खबरदार, जो तुमने खुद को इस घर की बेटी समझने या ऐसा सोचा कि तुम्हारा इस घर में कोई हक है। तुम बस एक ऐसी बेशर्म लड़की हो जो दूसरों का हक लेकर बैठने वाली हो। पता नहीं इतनी सी उम्र में इतनी चालबाजियां तुमने कहां से सीखी। वहीं खुद के लिए बेशर्म और पराई सुनकर तन्वी को बेहद गुस्सा आ रहा था, मगर वो कुछ नहीं बोली। उसे जया जी से बेहद डर लगता था, क्योंकि वो मायके और ससुराल दोनों जगह पर सबकी प्यारी थी और वो बेहद पावरफुल भी थी। वो अपने टाइम में काफी फेमस और अच्छी बिजनेस वूमन थी। प्रिंस प्रियांश और प्रियांक भी वहां बैठ गए। जया जी ने उन तीनों की भी चंपी की। उन चारों को एक साथ देखकर तन्वी को बेहद गुस्सा आ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था प्रिशा उन तीनों भाइयों की इकलौती बहन है, बस वही अनजान है। प्रियांश और प्रिंस दोनों ही प्रिशा को अपनी बहन मानते थे। दोनों को ही तन्वी की चालबाजियां समझ आती थीं। प्रियांश भी तन्वी से नफरत करने लगा था। वो प्रिशा से बेहद प्यार करता था, मगर प्रिशा उसे इग्नोर कर देती थी, जिससे उसे काफी बुरा लगता था। मगर ये उसकी गलती थी, इसलिए वो प्रिशा से बात करने के लिए नए नए तरीके आजमाता था। तन्वी जब ये सब देखती थी, उसे प्रिशा को जान से मारने का मन करता था। पहले प्रियांश उसे किसी प्रिंसेस की तरह ट्रीट करता था, मगर फिर पता नहीं क्या हुआ, प्रियांश ने उससे बात करना कम कर दिया और अब उसे तन्वी से कोई फर्क नहीं पड़ता था, जिससे तन्वी को बुरा लगता था, क्योंकि उसे प्रियांश से प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिलने की आदत थी। रोहन जी भी उसे अब पहले की तरह प्यार नहीं करते थे। प्रियांश और रोहन जी प्रिशा को पहले भी पसंद करते थे, उससे प्यार भी करते थे, मगर तन्वी के लिए वो प्रिशा को जता नहीं पाए और प्रिशा के साथ रागिनी जी के गलत व्यवहार में भी वो कुछ नहीं बोलते थे, जिस वजह से आज उन लोगों ने प्रिशा को खो दिया था। अपने डैड और भाई को प्रिशा के लिए इतना दुखी देखकर तन्वी को जलन होती थी। वो अभी भी प्रिशा को सबकी नजरों में गिराने के लिए चालें चलती थी, मगर अब प्रिशा बदल चुकी थी, इसलिए वो तन्वी की चालें उसी पर पलट देती थी, जिससे तन्वी रोहन जी और प्रियांश के नजरों में भी गिर चुकी थी। मगर उसने नाटक करके रोहन जी को तो मना लिया, मगर प्रियांश उसके नाटक में नहीं आया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। कहाँ है रोहन जी की पहली पत्नी? क्या सच में रिधिमा जी की मौत हो गई? आयशा की नज़र प्रिशा पर। जया जी ने चारों की चंपी की ऐसे ही रात हो गई। सबने डिनर किया और अपने अपने कमरे में सोने चले गए। तभी रागिनी जी ने किसी को कॉल किया, मगर वहां से जो जवाब उन्होंने सुना, उनके चेहरे पर गुस्सा नजर आ रहा था। आज भी रोहन जी रूम में नहीं आए। रागिनी जी सो गई। अगली सुबह रोज की तरह आज भी प्रिशा ने उठकर थोड़ा योगा किया और शावर लेकर बाहर आ गई। थोड़ा देर बाद वो कॉलेज के लिए तैयार हो गई। उसने ब्लैक टॉप और नीचे से ब्लू जीन्स पहना हुआ था। वो नीचे आए और उसने सबके साथ नाश्ता किया। बुआ जी ने उसे एक कार्ड दिया। बहुत ज्यादा जबरदस्ती करने के बाद प्रिशा ने कार्ड रख लिया। तन्वी को ये सब देखकर बेहद जलन हो रही थी, मगर वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। उसने भी लंच किया और प्रियांश के पास चली गई। आज प्रिशा और तन्वी का कॉलेज था। तभी तन्वी प्रियांश से बोली, भाई आप मुझे कॉलेज ड्रॉप कर देंगे? तो प्रियांश ने उसे देखा और बिना भाव के बोला, तुम प्रियांक के साथ चली जाओ, वो तुम्हें छोड़ देगा। इतना बोलकर वो मेंशन से बाहर चला गया। वहीं ये सब प्रिशा ने भी सुना और उसके चेहरे पर इविल स्माइल आ गई और वो खुद से बोली, माय डियर कचरा घटिया बहन, तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगी। इतना सोचकर वो भी तन्वी को क्रॉस करते हुए बाहर चली गई। वहीं तन्वी प्रिशा की पीठ को घूर रही थी। प्रियांक ने भी प्रियांश की बातें सुनी थी। वो तन्वी के पास आते हुए बोला, बच्चा चलो तुम्हें कॉलेज ड्रॉप कर दूं। तो तन्वी प्रियांक के साथ बाहर आ गई। तभी उन दोनों ने सुना कि प्रियांश प्रिंस और प्रिशा को ड्रॉप करने को बोल रहा था। पहले तो प्रिशा मना करने वाली थी, मगर फिर उसने हाँ बोल दिया। तभी प्रियांक और तन्वी प्रियांश के पास आ गए।
तन्वी की आंखों से आंसू बहने लगे। प्रियांश के चेहरे पर मुस्कान थी। आज उसकी बहन ने उसकी कार में बैठने के लिए हाँ बोल दिया। तभी प्रियांक प्रिशा को नफरत से देखते हुए बोला, भाई आपने प्रिंसेस को मना किया और इस लड़की को कॉलेज ड्रॉप करने के लिए तैयार हो गए। इसकी वजह से प्रिंसेस कितना रो रही है। प्रिशा कार में बैठने को हुई कि वो रुक गई, जिससे प्रियांश का चेहरा काला पड़ गया। उसने गुस्से से प्रियांक को देखा, जिससे प्रियांक की रीढ़ की हड्डी तक सिहरन दौड़ गई। प्रियांश ने प्यार से प्रिशा से बोला, बच्चा आप बैठो, तो प्रिशा ने एक नज़र उसे देखा और कार में बैठ गई। प्रियांश ने प्रिशा के बैठने के लिए दरवाजा खोला और उसके बैठने के बाद दरवाजा लगा दिया। वहीं प्रिशा को प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिलता देख तन्वी के हाथों की मुट्ठियां कस गई और उसके आंखों से आंसू बहने लगे। प्रियांश प्रियांक की तरफ पलटा और बोला, क्या बोला तुमने? प्रिंसेस कौन प्रिंसेस? तो प्रियांक अविश्वास से प्रियांश को देखने लगा और फिर खुद को संभालते हुए तन्वी की तरफ इशारा करते हुए बोला, भाई ये रही प्रिंसेस, हमारी बहन। तभी प्रियांश बोला, अच्छा मगर ये तो मॉम या डैड की बेटी नहीं है, फिर ये मेरी बहन कैसे हुई? वहीं उसकी बातें सुनकर प्रियांक शॉक था, क्योंकि प्रियांश पहले तन्वी से प्यार करता था। तन्वी भी शॉक थी, उसे बेहद बुरा लग रहा था। फिर से प्रियांश बोला, और हाँ ये सिर्फ तुम्हारी बहन और मॉम डैड की बेटी होगी, वो भी सगी नहीं, बस नाम की। सिंघानिया खानदान की असली बेटी मेरी बहन और इस घर की प्रिंसेस प्रिशा है, ना कि तन्वी। तुम इस बात को जितना जल्दी समझ जाओ तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। और इसमें रोने की कोई बात है ही नहीं। ये सारा अटेंशन जो इतने सालों से इससे मिल रहा था, ये कभी भी इसका नहीं था। इसे समझना होगा कि वो किसी और का हक ना ले। क्यों? सही कहा ना तन्वी, तुम तो काफी समझदार हो। तुम किसी दूसरे की चीजें उनका हक नहीं ना लोगी। तो तन्वी सकपका गई और उसने अपना सिर हिला दिया। तभी प्रियांक का फोन बजा, उसे स्टूडियो जल्दी आने को बोला गया। उसने तन्वी को सॉरी बोला और वहां से निकल गया। प्रियांश भी गानगाई में बैठा और वहां से निकल गया। तन्वी बस देखते ही रह गई। उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, नो नो, ये सब कुछ मेरा है। मैं ही सिंघानिया फैमिली की बेटी हूँ। ये घटिया लड़की कभी भी मेरी जगह नहीं ले पाएगी। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। इतना बोलकर वो भी ड्राइवर के साथ कॉलेज के लिए निकल गई। इधर प्रिशा ने कॉलेज आने से कुछ देर पहले ही गानगाई रुकवा दी थी और वो बिना कुछ बोले कार से उतर कर चली गई। मगर आज प्रियांश खुश था। आज कितने सालों बाद प्रिशा उसके साथ जाने को तैयार हुई। प्रिशा कॉलेज में पहुंची, सब उसे ही देखने लगे। रोज की तरह प्रिशा आज भी बेहद खूबसूरत लग रही थी। वो वहां से अपने क्लास में चली गई और जाकर एक सीट में बैठ गई। तभी उसके बगल में एक शख्स आकर बैठ गया। प्रिशा ने ज्यादा रिएक्ट नहीं किया, मगर उसे पता था ये कौन है। तभी वो शख्स, जो कि कोई और नहीं आरवी थी, उसने प्रिशा को हक कर लिया। प्रिशा के चेहरे पर भी एक हल्की मुस्कान आ गई। उसने भी उसे बैक हक किया। तभी आरवी बोली, जान मैं भी अब तेरे साथ ही पढ़ूंगी, मेरी फैमिली भी यहीं रहती है। तभी क्लास में प्रोफेसर आ गए और अपना लेक्चर देने लगे। लगातार 3 क्लासेज के बाद जैसे ही सब जाने को हुए कि तभी क्लास में सीनियर आ गए। सब अपनी जगह पर दोबारा बैठ गए। तभी सीनियर बोले, हेलो जूनियर, तो हम सब आपको ये बताने आए हैं कि कल आप लोगों के लिए फ्रेशर्स पार्टी रखी गई है शाम को 7 बजे। और हाँ, ड्रेस कोड इंडियन है। वहां पर आयशा राणा भी मौजूद थी। उसकी नज़र अचानक ही प्रिशा पर ठहर गई। उसने खुद से कहा, ये कितनी सुंदर है। काश मेरे खड़ूस भाई को ये पसंद आ जाए और ये मेरी भाभी बन जाए। सीनियर्स ने कुछ और बात की और फिर वहां से चले गए। तभी सभी लोग क्लास से बाहर की तरफ चले गए, क्योंकि अभी ब्रेक टाइम था। इस वक्त कैंटीन में काफी भीड़ थी। वहीं एक टेबल पर आयशा राणा, मल्लिका सिंह और रेहान मल्होत्रा, अश्विन शाह और प्रियांक सिंघानिया, ये दूसरा प्रियांक है, बैठा हुआ था। आयशा राणा राणा खानदान की इकलौती बेटी और एक फेमस डिजाइनर जिसका नाम ऐश था। आयशा प्रियांक से प्यार करती हैं। प्रियांक भी ये जानता है, मगर वो ज्यादा रिएक्ट नहीं करता। मल्लिका सिंह काफी रिच फैमिली से थी। वो आयशा की बेस्ट फ्रेंड और बिजनेस पार्टनर थी। ये रेहान से प्यार करती हैं। रेहान मल्होत्रा खानदान का इकलौता बेटा और मल्होत्रा इंडस्ट्री का सीईओ था। ये मल्लिका से प्यार करता है। अश्विन शाह खानदान का छोटा बेटा, इसे पेंटिंग का काफी शौक है। ये पेंटिंग जगत में एविन नाम से जाना जाता है। प्रियांक सिंघानिया आरएस कंपनी का सीईओ, ये काफी मिस्टीरियस है और इनके घर में सिर्फ इनकी मां, जो कि अभी कोमा में है। इनकी कंपनी होटल के लिए काफी फेमस है। इनकी कंपनी भी नंबर 1 पोजीशन में मिडनाइट एम्बर और राणा इंडस्ट्री को टक्कर देती है। तभी प्रिशा और आरवी भी वहां आए और सीनियर्स के आगे वाले टेबल पर बैठ गए। तभी आयशा ने जैसे ही प्रिशा को देखा तो आयशा अपने दोस्तों से बोली, गाइस उस लड़की को देखो, वो ब्लैक टॉप वाली लड़की को।
सबने देखा तो सबको प्रिशा नजर आए। जैसे सबने प्रिशा को देखा सबकी नजर उसी पर ठहर गई। प्रिशा को देखते ही प्रियांक को अलग सा महसूस हुआ, मगर उसने ज्यादा रिएक्ट नहीं किया, वो काफी सीरियस शख्स था। तभी सब आयशा को देखने लगे क्योंकि आयशा बहुत कम लोगों की तारीफ करती थी। तभी आयशा बोली, मुझे वो लड़की बहुत पसंद है, मैं कैसे भी करके इसे अपनी भाभी बनाऊंगी। उसके चेहरे पर एक चमक थी। वहीं तन्वी अपने दोस्तों के साथ बैठी थी। वो हमेशा आयशा के करीब जाने की कोशिश करती थी, मगर आयशा उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देती थी। प्रियांक को पनगा थप्पड़। तन्वी को आयशा ने कितनी बार फटकार लगाई मगर वो फिर भी उसके करीब जाने की कोशिश करती थी। इसका कारण था कबीर राणा, द हैंडसम हंक एंड एशिया का नंबर 1 बिजनेसमैन, और वर्ल्ड में भी उसके नाम का सिक्का चलता है। मगर अफसोस आयशा को तन्वी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, और तन्वी का घमंडी और खुद से लो स्टैंडर्ड के लोगों को नीचा दिखाने की आदत उसे बेहद गुस्सा दिलाती थी। इसलिए वो तन्वी से हमेशा दूर रहती थी, मगर तन्वी फिर भी उससे चिपकते रहती थी। आयशा बार बार प्रिशा को देख रही थी। जब प्रिशा को खुद पर किसी की नजरें महसूस हुई तो उसने अपना सिर उठाकर देखा तो उसे आयशा दिखी, मगर उसे आयशा के देखने से नेगेटिव या अनकंफर्टेबल फील नहीं हुआ तो उसने नजरें हटा ली। आरवी प्रिशा दोनों ने लंच किया और क्लास की तरफ चले गए। तन्वी कॉलेज में ऐसा दिखाती थी जैसे वो प्रिशा को जानती ना हो। प्रिशा को भी इससे कोई मतलब नहीं था, वैसे भी वो तन्वी को खुद का दुश्मन मानती थी। वहीं तन्वी जान चुकी थी ये पहले वाली प्रिशा नहीं है। अगर उसने कॉलेज में कुछ भी उसके खिलाफ किया तो वो उसे सबके सामने एक पोच कर देगी कि वो सिंघानिया खानदान की असली बेटी से बदली हुई बेटी है। फिर कॉलेज में सब उसका मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि उसे सिंघानिया होने का बहुत घमंड था, और वो मिडिल क्लास लोगों को और अपने से कम स्टैंडर्ड के लोगों को बुली किया करती थी। मगर जब सबको उसकी सच्चाई पता चलेगी वो काफी शर्मिंदा होगी। वो भी अपने दोस्तों के साथ क्लास में चली गई। 2 क्लासेज होने के बाद कॉलेज ऑफ हो गया। जैसे ही वो लोग बाहर गए तो प्रिशा को प्रिंस की गान गाए नजर आए जो उसने ड्राइवर से मंगा ली थी। मगर प्रिंस बाहर नहीं निकला क्योंकि अभी प्रिशा नहीं चाहती थी उसकी सच्चाई बाहर आए। वहीं तन्वी ने भी गान गाए पहचान ली थी। ये गान गाए प्रिंस की थी। हालांकि ये सिंघानिया फैमिली की गानगियों से थोड़ाए अलग थी, मगर फिर भी तन्वी इस गान गाए को पहचान गई। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। प्रिंस बचपन से तन्वी को पसंद नहीं करता था, लेकिन जब प्रिशा वापस आए और तन्वी की वजह से उसे हॉस्टल डाल दिया, तभी से प्रिंस तन्वी से नफरत करने लगा। प्रिशा जाकर गानगाई में बैठ गई और वो गानगाई वहां से निकल गई। तभी लोग बातें करने लगे, ये गानगाई तो काफी एक्सपेंसिव लगती है। तभी कोई दूसरी लड़की बोली, प्रिशा भी तो काफी एक्सपेंसिव कपड़े पहनती है, उसके कपिंगों पर ब्रांड नाम नहीं लिखी होती, मगर जो वो कपड़े पहनती हैं वो काफी एक्सपेंसिव और कस्टमाइज्ड कपिंगे होते हैं, जो कि स्पेशल ऑर्डर में बनते हैं। वहां काफी लोग मौजूद थे। सबको ये बातें सुनाई दे रही थी। सबको पता था, भले ही प्रिशा के फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पता ना हो, मगर वो काफी रिच फैमिली से बिलोंग करती होगी। वहीं ये सब सुनकर तन्वी के हाथों की मुट्ठियां कस गई। उसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था सब प्रिशा की बातें करें। तभी उसके लिए भी कार आ गई। वो कार में बैठी और वहां से निकल गई। उसने सोच लिया था वो प्रिशा को फिर से सबकी नजरों में गिरा देगी, ताकि सब लोग फिर से उससे नफरत करने लगे और घर से निकाल दें। मगर शायद इस बार प्रिशा नहीं बल्कि वो सबकी नजरों में विलेन साबित होने वाली थी, जो कि वो असलियत में भी थी। प्रिंस की गाड़ी में प्रिंस बोला, बच्चा तुमने लंच किया था या हम लंच करने जाएं? तो प्रिशा बोली, नो भैया, मैंने कैंटीन में लंच कर लिया था। थोड़ा ही देर बाद उनकी कार सिंघानिया मैंशन में आकर रुकी और दोनों अंदर चले गए। तभी राधा जी बोली, बच्चा आ गई, तुम जाओ फ्रेश हो जाओ फिर लंच कर लो। प्रिशा सीढ़ियां चढ़ते हुए बोली, दादी मैंने लंच कर लिया है, आप मेरे लिए एक कॉफी बना दें। इतना बोलकर वो अपने कमरे की तरफ चली गई। तभी रागिनी जी प्रिंस से बोली, प्रिंस तन्वी कहाँ है, क्या तुम उसे अपने साथ नहीं लाए? तन्वी जैसे ही दरवाजे पर पहुंची उसने प्रिंस की बातें सुनी। प्रिंस की भौहें सिकुड़ गई और वो बिना भाव के बोला, मिसेज सिंघानिया, मैं आपकी बेटी का ड्राइवर नहीं हूँ। आपका बेटा या आप अपनी बेटी को लेने जाएं। मैं सिर्फ अपनी बहन को लेने गया था, जिसे मैं लेकर आ चुका हूँ। वहीं उसकी बातें सुनकर रागिनी जी को बेहद गुस्सा आया और वो बोली, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, तन्वी भी तुम्हारी बहन है। तभी प्रिंस अपनी कठोर आवाज में बोला, खबरदार, जो आपने उस घटिया लड़की को मेरी बहन कहा तो उस कचरे से उठाए लड़की का मेरे साथ कोई रिश्ता नहीं है। इतना बोलकर वो वहां से चला गया। तभी रागिनी जी की नजर तन्वी पर पिंगाई जिसकी आंखें लाल हो चुकी थीं।
वो बिना कुछ बोले वहां से ऊपर चली गई। रागिनी जी उसके पीछे जाने को हुई मगर तन्वी ने उन्हें हाथ दिखाकर रोक दिया और बोली, मॉम मुझे थोड़ा ही देर अकेले रहना है। इतना बोलकर ऊपर चली गई। तभी प्रिशा नीचे आई, प्रिंस भी उसके साथ ही नीचे आ गया। जया जी भी वहां मौजूद थी मगर उन्होंने कुछ नहीं कहा क्योंकि वो इतना तो समझ चुकी थी रागिनी को कहना बेकार है। तभी दादी ने उसे और प्रिंस दोनों को कॉफी दी तो दोनों सोफे पर बैठ गए। तभी रागिनी जी प्रिशा से बोली, प्रिशा क्या तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं बनती अपनी बहन को भी अपने साथ कॉलेज से घर लाओ। अभी प्रिंस कुछ बोलता उससे पहले ही प्रिशा बोली, मिसेज सिंघानिया कौन सी बहन? हाँ मेरी कोई बहन नहीं है, मेरे 3 भाई हैं, उसमें से भी एक सिर्फ आपकी कचरे से उठाई बेटी का भाई है, बाकी मेरे सिर्फ 2 ही भाई हैं। प्रियांश और प्रियांक भी जस्ट अभी दरवाजे पर पहुंचे थे, उन्हें प्रिशा की बातें सुनाई दी। प्रियांश के चेहरे पर चमक और स्माइल आ गई। आज कितने सालों बाद उसकी प्रिंसेस ने उसे भाई बोला था। मगर तन्वी के लिए कचरा सुनकर रागिनी जी के साथ साथ प्रियांक को भी गुस्सा दिला दिया। प्रियांक ने ज्यादा नहीं सोचा और प्रिशा की तरफ बढ़ गया, मगर जैसे ही वो हाथ उठाने को हुआ किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वहीं सब लोग हैरान थे, प्रिशा भी हैरान थी, उसे पता भी नहीं चला प्रियांक कब उसे मार देता। प्रियांश ने प्रियांक का उठा हाथ पकड़ लिया और एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर रसीद कर दिया, जिससे प्रियांक का चेहरा एक तरफ झुक गया। वो अविश्वास से प्रियांश को देखने लगा जो गुस्से से कांप रहा था। उसकी आंखें इस वक्त खूनी लाल हो चुकी थी, जिससे सबके दिल में डर की लहर दौड़ गई। तभी प्रियांश बोला, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई उसको थप्पड़ मारने की? अगर उसे एक भी खरोंच आए ना, याद रखना तुम्हें और तुम्हारी उस घटिया बहन को घर से धक्के मारकर निकाल दूंगा। वहीं उसकी बातें सुनकर सब उसे अविश्वास से देखने लगे, क्योंकि प्रियांश प्रियांक को काफी प्यार करता था, मगर आज उसने उसे इतनी कठोर बात बोल दी। फिर चिल्लाते हुए बोला, और क्या गलत बोला? बच्चा ने कौन है? तन्वी क्या तुम्हारी सगी बहन है? जैसे ही प्रियांक और रागिनी जी ने ये बात सुनी, दोनों की आंखों में कुछ भाव आकर चले गए। मगर प्रिशा ने ये अच्छे से नोटिस किया और उसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ गई। प्रियांक की मॉम का कोमा से बाहर आना। प्रिशा को दोनों के भावों को देखकर बहुत मजा आ रहा था। वो खुद से बोली, मुझे अच्छे से पता है मिसेज सिंघानिया, तन्वी आपकी नाजायज बेटी है। बस एक बार मुझे सारी सच्चाई पता चल जाए, उसके आपको और आपकी इस कचरे से उठाई गई घटिया बेटी को यहां से धक्के मारकर निकाल दूंगी। उसके चेहरे पर रागिनी जी और तन्वी के लिए नफरत साफ देखी जा सकती थी। दूसरी तरफ एक बनगे से मेंशन में जिसके गेट पर RS लिखा हुआ था, उस घर एक कमरे में एक औरत जो कि करीब रागिनी जी के जितनी ही होंगी, वो इस वक्त मशीनों से घिरी हुई थी। तभी अचानक उनके हाथों में मूवमेंट होने लगी। उसके बगल में बैठा लंका, जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, अचानक उसके चेहरे पर खुशी दिखने लगी और आंखों से आंसू बहने लगे। तभी वो औरत झटपटाने लगी, जिसके उसकी पल्स रेट काफी तेजी से बढ़ने लगी, जिससे वो लंका डर गया। अचानक ही वो जोर जोर से सांसें लेने लगी। वो लंका जोर से चिल्लाते हुए बोला, डॉक्टर। तभी डॉक्टर्स की टीम दौड़ते हुए आए। उस औरत की हालत देखकर वो सभी लोग डर गए, क्योंकि वो जो औरत थी कोई मामूली औरत नहीं थी, बल्कि ब्लैक ईगल कहा जाने वाले प्रियांक सिंघानिया की मां थी। तभी अचानक वो औरत चीखते हुए उठकर बैठ गई। वहीं उस औरत को उठा देख सब शॉक हो गए, मगर प्रियांक अपनी आंसू भरी आंखों से उसे देख रहा था। आज पूरे 13 साल बाद उसकी मां होश में आई थी। वो बहुत ज्यादा खुश था। उसके बिना भाव के चेहरे पर आज एक प्यारी मुस्कान थी। वो अपनी मां के गले लग गया और बोला, मॉम आपको होश आ गया। वहीं अपने सामने किसी अनजान लड़के को देखकर प्रियांक की मां मिसेज सिंघानिया घबराते हुए बोली, कौन हो तुम और मुझे मॉम क्यों बोल रहे हो? जिससे डॉक्टर और प्रियांक सब हैरान रह गए। तभी प्रियांक खुद को शांत करते हुए बोला, मॉम मैं प्रियांक हूं। वहीं प्रियांक सुनकर मिसेज सिंघानिया की आंखों में एक 5 साल के बच्चे का चेहरा घूमने लगा, मगर उन्होंने जब गौर से देखा प्रियांक में बचपन वाले प्रियांक की छवि नजर आ रही थी। तभी मिसेज सिंघानिया बोली, प्रियांक तुम्हारे दोनों भाई और बहन कहाँ है बच्चा? वहीं बहन सुनकर प्रियांक को कुछ समझ नहीं आया और वो बोला, कौन बहन? मॉम मेरे तो बस 2 भाई थे, एक मुझसे बंगा और एक मुझसे छोटा। वहीं उसकी बातें सुनकर रिधिमा सिंघानिया, विजय जी की पहली पत्नी और तीनों भाइयों की रियल मां रिधिमा जी बोली, नहीं नहीं मेरी बेटी, उसे मैंने जन्म दिया था, वो बिल्कुल तुम्हारे डैड की तरह दिखती है। कहाँ है सब? बेटा प्लीज मेरी बच्ची को ढूंढो। वो पैनिक करने लगी। वहीं उन्हें इतना पैनिक करते देख प्रियांक डर गया। उसने अपनी मां को गले लगा लिया और उनके बालों को सहलाते हुए बोला, मॉम प्रिंसेस अपने दोस्तों के साथ घूमने गई हैं, मैं उससे मैसेज कर दूंगा, वो जल्दी आ जाएगी।
वहीं उसकी बातें सुनकर रिधिमा जी शांत हो गई और उनकी आंखें लग गई। वो बहुत कमजोरी महसूस कर रही थी। उन्हें अभी ज्यादा कुछ याद नहीं था, मगर उन्हें इतना याद था कि उनकी बेटी थी, जिसे उन्होंने जन्म दिया था। वहीं उनके सोने के बाद प्रियांक ने अपने असिस्टेंट को कॉल किया और वहां से बाहर चला गया और आज से करीब 13 साल पहले हॉस्पिटल में जितने भी बच्चे हुए उनकी डिटेल्स इकट्ठा करने को बोल दिया। प्रियांक अभी 1 महीने पहले ही ऑस्ट्रेलिया से यहाँ आया था, क्योंकि जब प्रिशा का जन्म हुआ जिस बारे में प्रियांक को पता नहीं है, उस दिन रिधिमा जी के साथ कुछ तो ऐसा हुआ जिससे वो कोमा में चली गई। यहाँ तक कि शादी के दिन भी वो कहाँ गायब हुई ये भी एक राज है, जो आपको आगे पता चलेगा। प्रियांक ने अपने डैड और भाइयों को ढूंढने की काफी कोशिश की मगर उसके हाथों में कुछ नहीं लगा। इधर सिंघानिया मेंशन में प्रियांक को थप्पड़ पड़ा तो रागिनी जी प्रियांश को डांटते हुए बोली, प्रियांश ये क्या तरीका है, कोई अपने भाई पर इस तरह हाथ उठाया है क्या? तभी प्रियांश ने उन्हें अपनी ठंडी आंखों से देखा और बोला, मतलब मॉम आप क्या चाहती हैं? ये अपनी बहन पर हाथ उठाए। आप और प्रियांक को हो क्या गया है जो अपनी सगी बहन बेटी को छोड़कर किसी और के खून की इतनी परवाह करते हैं? इतना बोलकर वो वहां से चला गया। उसे रागिनी जी और प्रियांक पर बेहद गुस्सा आ रहा था। प्रियांश और प्रिशा को ये बात पता है कि तीनों भाई रागिनी के बच्चे नहीं हैं, मगर हमारे प्रिंस को अभी इस बारे में कोई भी बात पता नहीं है, क्योंकि वो तब सिर्फ 6 महीने के थे। प्रियांक को भी पता है कि रागिनी जी उसकी सगी माँ है, मगर रोहन जी उसके पापा नहीं हैं। यहाँ तक कि उसे ये भी पता है तन्वी ही उसकी सगी बहन है, तभी तो वो हमेशा तन्वी को सपोर्ट करता है और उससे तन्वी काफी मासूम भी लगती है। थोड़ी देर बाद प्रिशा अपने कमरे में चली गई। वहीं तन्वी के रूम में उसने सारा सामान तोड़ दिया था। उसे अभी तक सच्चाई नहीं पता थी। वो गुस्से में दांत पीसते हुए बोली, प्रिशा तुम क्यों हो, काश तुम मर जाती। तुम्हारी वजह से सब मुझे पराया समझने लगे हैं। अगर तुम नहीं आती तो ये जगह और यहाँ की इकलौती प्रिंसेस मैं होती, मगर तुमने प्रिंस भाई की तरह प्रियांश भाई को भी अपनी तरफ कर लिया। तभी रागिनी जी कमरे में आए और तन्वी को इस तरह रोते देख उनके दिल में एक टीस उठी। वो तन्वी को गले लगाते हुए बोली, मेरी बच्ची रो मत, ये सब तुम्हारा ही है, तुमसे कुछ नहीं छीना जाएगा, उस लड़की का कुछ तो करना पड़ेगा। तभी तन्वी बोली, मॉम आप अपनी सगी बेटी से इतनी नफरत क्यों करती हैं? तभी रागिनी जी बोली, किसने कहा मैं अपनी सगी बेटी से नफरत करती हूँ? जिससे तन्वी के दिल में दर्द उठा और वो बोली, तो फिर आप प्रिशा से इस तरह क्यों बिहेव करती हैं, जैसे कि आप उससे नफरत करती हैं? तभी रागिनी जी बोली, हाँ मैं उस घटिया लड़की से बहुत नफरत करती हूँ। तन्वी को बहुत कंफ्यूजन हो रहा था। तभी रागिनी जी ने तन्वी को सब कुछ बता दिया, जिससे तन्वी हैरान रह गई। तभी तन्वी बोली, तो मॉम प्रिशा की मॉम कहाँ है? वहीं रिधिमा जी का जिक्र होते ही रागिनी जी के आंखों में नफरत उतर आए और वो बोली, पता नहीं वो जिंदा है या किसी ने उसे बचा लिया, मुझे नहीं पता। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई फ्रेंड्स, नेक्स्ट एपिसोड कम सून, लाइक एंड रिव्यू जरूर दीजिएगा। बाय, टेक केयर।